इलॉन मस्क ने सिमुलेशन थ्योरी की बात करी है। क्या हम एक सिमुलेटेड रियलिटी में हो सकते हैं? 13.8 बिलियन साल पहले यूनिवर्स को अगर हम इमेजिन करें तो एक पॉइंट होगा। 13.8 बिलियन ईयर्स बाद जितना अभी है उतना बड़ा हो जाएगा। और उसके आगे हम बता सकते हैं यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग लाइक अ गुब्बारा। सो मान लीजिए एक ऐसा गुब्बारा जिसमें आप शुरू में तो हल्की सी फूंक मारते थे, तो धीरे धीरे बढ़ता था, और जैसे जैसे समय बढ़ रहा है आप और तेज फूंकते जा रहे हैं, तो वो गुब्बारा और तेजी से फूल रहा है। कॉस्मोस यानी ब्रह्मांड की आयु निकालना, उसको एक्सप्लेन करना, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम समझाना, ये सब ऋग्वेद में, वेदों में लिखा है कि मेरे अंदर ही ब्रह्मांड है, मैं ही ब्रह्मांड हूँ। द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स इज एवरी पॉइंट इन द यूनिवर्स। Imagine it like a sheet, and the sheet bends. So we don't really know which point it started, because every point where you are is where the universe began. The beauty is what we don't know is that time की शुरुआत कब हुई? So when did the clock start ticking? What is time? You can't watch time, you can't see time, you can't smell time, but you can measure time. रामायण में सर भगवान श्री राम जब पैदा हुए थे, कौन सा साल था जब वो बॉर्न हुए होंगे? You want a scientific explanation, right? As per the calculations, mathematically it is. So you can express everything in 1 and 0. Entire computer world runs on 1 and 0. अगर आप लाइट की स्पीड से मूव करने लगेंगे तो आपका टाइम रुक जाएगा. So your speed or your velocity will determine how fast your time will go. So जितना आप तेज चलेंगे उतना धीरे आपका टाइम चलेगा. पहले सब नहीं था. वो Arabs took the zero from us, rebranded it as Arabic numerals. Quadratic equation was invented by Brahmagupta, was taken in Arabia, and there's no mention of Brahmagupta anymore. फिर एक बिग क्रंच थ्योरी की बात होती है, तो क्या तब टाइम रिवर्स में चलेगा? कभी कभी कुछ पॉडकास्ट ऐसे होते हैं जो शायद आपको अपनी खुद की रियलिटी, कॉन्शियसनेस और टाइम को क्वेश्चन करने पे मजबूर कर देंगे। क्या आप एक सिमुलेशन में रह रहे हो? इस यूनिवर्स का मतलब क्या है? इस पूरी दुनिया में क्या हम एक अकेले हैं या और लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट करते होंगे इस यूनिवर्स में? कितने यूनिवर्स हैं? मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट क्या है? एवेंजर्स मूवी में क्या क्या कॉन्सेप्ट इंडियन टेक्स्ट से उठाए गए? कौन सी चीज़ें बहुत पहले हमारे वैदिक टेक्स्ट में बता दी गई थी, छोटी छोटी स्टोरीज़ के द्वारा पुराणों में लिख दी गई थी, जो आज साइंटिस्ट डिस्कवर और या फिर शायद रीडिस्कवर कर रहे हैं? ये सारा डिस्कशन आज के पॉडकास्ट में हुआ है। इसको लास्ट तक देखना, क्योंकि जैसे ही आप अगर बीच में ड्रॉप हुए तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें छूट जाएंगी। अगर पॉडकास्ट पसंद आए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना। इल्यूमिनेट बाय तरुण बिंदलिश, द ओनली पॉडकास्ट क्यूरेटेड टू मेक यू सक्सेसफुल। सर, हमने पास्ट, हिस्ट्री और फ्यूचर की बात करी। ये जो टाइम का इक्वेशन है, ये व्हाट इफ अगर मेरे को टाइम को डिफाइन करना है इक्वेशंस के अंदर और अपने एक्सपीरियंस के अंदर, जो मेरा कॉन्शियस माइंड परसीव करता है, व्हाट इज टाइम? So time is a very in a very very complex concept, क्योंकि समय दिखता नहीं है लेकिन समय मेजर हो जाता है ना? मैं घड़ी पे समय मेजर करता हूँ, देखता नहीं हूँ. You can't watch time, you can't see time, you can't smell time, but you can measure time. हमें बचपन से सिखा दिया गया कि समय निरंतर होता है, सब समय कंसिस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता है. यानी 1 सेकेंड मेरा और 1 सेकेंड आपका बराबर है, 100 सेकेंड मेरे और 100 सेकेंड किसी और के बराबर है. दिस इज द ओल्ड मॉडल ऑफ साइंस, वेरी ओल्ड मॉडल एक्चुअली. नाउ वी नो वन थिंग, टाइम इज नॉट कंसिस्टेंट. टाइम, अगर आप लाइट की स्पीड से मूव करने लगेंगे तो आपका टाइम रुक जाएगा. अगर आप लाइट की स्पीड से थोड़ा कम मूव करेंगे, मान लीजिए 90% है, तो आपका टाइम भी अलग स्पीड से मूव करेगा. यानी आपका 1 सेकेंड मेरे 100 सेकेंड के बराबर हो जाएगा या 10,000 सेकेंड के बराबर हो जाएगा, है ना? सो मैं अगर आपको इस प्लैनेट पे आप बैठे हैं, मैं आपको अर्थ से कहीं भेजूं लाइट की स्पीड से, आप जा रहे हैं लाइट की स्पीड से, मैं अर्थ पे खड़ा आपको देख रहा हूँ, मेरे लिए 100 साल बीत जाएंगे, आपके लिए बिल्कुल नहीं बीतेंगे, कोई टाइम नहीं बीतेगा. So time is dynamic in that way. It can be stretched, it can be compressed. The beauty is what we don't know is that time की शुरुआत कब हुई? So when did the clock start ticking? क्योंकि और अगर ऐसा था कि टाइम कहीं से शुरू हुआ तो उसके पहले क्या था? पहले बाद के कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन टाइम, सो ये तो सर्कुलर लूप हो गया. लेकिन लेट्स आंसर वन क्वेश्चन एट अ टाइम एंड देन आई लीव यू विद सम टाइम क्वेश्चंस व्हिच एट दिस टाइम आई कैन नॉट आंसर. ठीक है? सो यूनिवर्स की जो एक थ्योरी है, दैट इज टू डू विद द बिग बैंग थ्योरी. वी आर ऑल अवेयर ऑफ दैट.
यूनिवर्स को आप सिंप्लीफाई कर देते हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल सैक्रिफाइस करते हुए विल ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस. यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग लाइक अ गुब्बारा. द ब्यूटी इज द यूनिवर्स की स्पीड ऑफ रेट ऑफ एक्सपेंशन इज इंक्रीजिंग. सो मान लीजिए एक ऐसा गुब्बारा जिसमें आप शुरू में तो हल्की सी फूंक मारते थे, तो धीरे धीरे बढ़ता था, और जैसे जैसे समय बढ़ रहा है आप और तेज फूंकते जा रहे हैं, तो वो गुब्बारा और तेजी से फूल रहा है. तो ना सिर्फ फूल रहा है, ना सिर्फ एक्सपैंड हो रहा है, बल्कि ज्यादा तेजी से एक्सपैंड हो रहा है. दिस इज द यूनिवर्स. सो वी हैव अ यूनिवर्स राइट नाउ विच इज से दिस बिग. ठीक है, अब हमें पता है कि ये यूनिवर्स कितनी तेजी से बढ़ रहा है. अगर टाइम को हम बैकवर्ड करें, यानी इसको हम रिवाइंड में मान लीजिए इस वीडियो को रन करते, तो ये छोटा होता, अब ये बड़ा हो रहा था, अब ये छोटा होता है. छोटा होते 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 एक पॉइंट ऐसा आता कि ये पॉइंट बन जाता. अब इससे छोटा नहीं हो सकता क्योंकि ये एक पॉइंट बन चुका है. ठीक है, तो अब मैं कैलकुलेट कर सकता हूं कि आज से कितने साल पहले ये पॉइंट आएगा, क्योंकि मैं इसी चीज को बैकवर्ड सिमुलेट कर रहा हूं. वो टाइम आता है 13.8 बिलियन ईयर्स, यानी कि 13.8 बिलियन यानी अरब साल पहले यूनिवर्स को अगर हम इमेजिन करें तो एक पॉइंट होगा, और उस पॉइंट से वो एक्सपैंड होकर के 13.8 बिलियन ईयर्स बाद जितना अभी है उतना बड़ा हो जाएगा, और उसके आगे हम बता सकते हैं कि अब कितना बड़ा और होगा समय के साथ. सो टाइम एंड स्पेस इन द बिग बैंग थ्योरी बिगैन एट 13.8 बिलियन ईयर्स अगो. अब आप पूछोगे इससे पहले क्या था? हाँ. वो नहीं पता. ठीक है, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि हम अब दूसरा सवाल ये आता है कि क्या फिर इज टाइम कंसिस्टेंट? नहीं है, क्योंकि हमने कहा कि जो चीज़ तेज चलेगी उसका समय धीरे चलेगा, जो चीज़ नहीं चलेगी उसका समय तेज चलेगा. सो योर स्पीड और योर वेलोसिटी विल डिटर्मिन हाउ फास्ट योर टाइम विल गो. सो जितना आप तेज चलेंगे उतना धीरे आपका टाइम चलेगा. तो सर जब बिग बैंग हुआ हाँ. एंड सारे प्लैनेट्स और सारे स्टार्स अलग अलग स्पीड पे इस समय मूव कर रहे हैं आफ्टर द बिग बैंग, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई किसी और प्लैनेट पे है जो कम गति से या तेज गति से मूव अवे कर रहा है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बिग बैंग वर्सेस अर्थ, तो उधर टाइम अलग एक्सपीरियंस हो रहा है. राइट. थियोरेटिकली, सो लेट मी स्प्लिट योर क्वेश्चन इनटू टू, क्योंकि इसमें एक फैक्चुअल फ्लॉ आ जाएगा अगर मैं एक साथ लूँगा. तो पहली बात यह है कि अगर कोई भी प्लैनेट बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है और उस पर आप बैठे हुए हैं, यानी आप भी उसके साथ मूव कर रहे हैं, तो आपका टाइम अलग स्पीड से चलेगा. करेक्ट, बिकॉज आपकी स्पीड मेरे रिलेशन में आपकी स्पीड अलग है. आप तेज चल रहे हैं, मैं धीमे चल रहा हूँ, तो या करेक्ट. दूसरी बात यह है कि स्टेशनरी इज ऑल्सो अ वेरी इट्स अ कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट. आई एम सिटिंग राइट नाउ हियर, यू आर सिटिंग राइट नाउ हियर. आर यू नॉट मूविंग? You're not moving. Yeah. You are moving because the Earth is going around 1600 kilometers per hour around its axis. तो ये तो रिलेटिव हो गया. Yeah, it is going around the sun at about 1,00,000 kilometers per hour. Then you are in a solar system which is also moving around your galaxy at around the same speed. Then the galaxy is moving in the universe at a speed which is 3 times of this speed. यानी 3,00,000 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही है. So now everything is moving. So ऐसा परफेक्टली स्टैटिक कोई भी बॉडी नहीं है, सिर्फ फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस बदलते हैं. सो मेरे रिस्पेक्ट में आप स्टेशनरी हैं, लेकिन मार्स में जो बैठा है उसके रिस्पेक्ट में आप नहीं है ना. सो इट इज रिलेटिव. द अदर थिंग विच यू सेड इज दैट बिग बैंग जहां से शुरू हुआ उस पॉइंट से, यानी कि आप अज्यूम कर रहे हैं कि यूनिवर्स का एक सेंटर है जहां से बिग बैंग शुरू हुआ, विच साउंड्स लॉजिकल. मतलब इंट्यूटिव लॉजिक से ऐसा ही लगता है, बट ऐसा है नहीं. द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स इज every point in the universe. ये समझाओ सर. So there is no edge of the universe, है ना. तो universe bends at its edges. So universe ऐसा flat plate नहीं है ना. Universe bends. And ये space time continuum है. तो ये space भी है और time भी है, समय भी है और space भी है. Everything what it is in this continuum. Imagine it like a sheet, right? And the sheet bends. So we don't really know which point it started, because every point where you are is where the universe began. Because आप एक point से निकले हो, मैं भी उसी point से निकला हूँ, वो मार्स से बैठा उसी point से निकला है, वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो बगल वाली है वो भी उसी point से निकला है. So depending wherever you are, for you that is the center of the universe, and everything else is away from that center. ठीक है. So this is so these are things which happen because we are victims of a lifespan which is 80 years, which is nothing compared to cosmos. We are victims of the fact कि हम सिर्फ लेंथ, ब्रेथ और हाइट मूव कर सकते हैं, उतना ही हम समझते हैं. उतना ही मैं आपसे कहूँ, आप लेंथ, ब्रेथ, हाइट के अलावा कुछ सोचो,
तो आप सोच ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपके इमेजिनेशन में वो आएगा ही नहीं कॉन्सेप्ट क्या है. इनफैक्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन के आखिरी 20 साल 30 साल इसी में बीत गए. ही वाज द ग्रेटेस्ट physicists we've seen, but the last 20-30 years, which is a long time in a lifespan, मतलब उनके productive lifespan का almost 40% time, he was struggling with dimension, the next dimension. He was the unified equation जिस पे वो काम कर रहे थे, the equation for everything. He just could not solve it because it goes into another dimension. So we as humans cannot imagine that dimension right now. So we are victims of our dimensions and we are victims of time. बिकॉज हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं और हमारी मेमोरी में सिर्फ पास्ट ही रहता है, फ्यूचर रहता नहीं है. सो वी फील दैट टाइम ओनली मूव्स इन वन डायरेक्शन एट अ कंसिस्टेंट स्पीड. वी लिव इन 3 dimensions एंड वी लिव रियली शॉर्ट. बहुत कम टाइम हम जीते हैं उस हिसाब से. इसलिए इट्स हार्ड टू इमेजिन फॉर अस सम ऑफ द ब्यूटिफुल थिंग्स इन द कॉस्मोस, एंड वन ऑफ देम इज दैट एवरी पॉइंट इन द यूनिवर्स इज इट्स सेंटर, राइट? And this is just one universe. So this is one universe and only the observational universe जो हम समझ पा रहे हैं. उसके beyond कितना है वो तो हमें पता ही नहीं है. And you have to go into Indic culture, जो हमारा भारतीय cultural knowledge है, जो हमारी civilizational wealth है. अब आप उसको धर्म के नाम से जोड़ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि राष्ट्र धर्म से काफ़ी पुराना है. हमारा समाज और राष्ट्र मतलब बहुत बहुत पुराना है. बट अगर आप वैदिक एरा में जाइए तो वैदिक शास्त्रों में ये जो वेदों में लिखा है वो ये लिखा हुआ है. देखिए आप सभी सब कहते हैं कि मेरे अंदर ही ब्रह्मांड है, मैं ही ब्रह्मांड हूँ. यू आर द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड एवरीवन इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स. एक ही तो हो सकता है सेंटर, बट दैट्स नॉट हाउ द यूनिवर्स इज, बिकॉज यू कैन नॉट इमेजिन द यूनिवर्स लाइक अ सर्कल जिसका एक ही सेंटर है और अ स्फीयर जिसका एक ही सेंटर है. बट आई थिंक वेद में ये बात पहले ही हमने इमेजिन कर ली थी कि हर व्यक्ति, हर पॉइंट हेंस इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स. आप ही के अंदर यूनिवर्स है. वेदों में ये लिखा है कि किस प्रकार से, ऋग्वेद में लिखा है कि किस प्रकार से ब्रह्मा का आधा दिन यानी 12 घंटा इज इक्वल टू 4.5 बिलियन मनुष्य के साल. 4.5 बिलियन मनुष्य के साल यानी ब्रह्मा के 12 घंटे ब्रह्मांड बनता है और ब्रह्मा के 12 घंटे सब प्रलय होता है. तो कल्प और प्रलय 12 घंटे, ठीक. और ऐसे 100 साल चलेगी ब्रह्मांड, ठीक है. सो जो 12 घंटे हैं ब्रह्मा के, as per the calculations mathematically it is 4.5 billion human years. अभी 4.5 billion is a very beautiful number because 4.5 billion साल is the age of earth, is also the age of sun, and the sun is a middle aged star, which means अब sun खत्म हो रहा है. अभी तक बढ़ रहा था, अब खत्म हो रहा है. तो सन की औसत आयु करीब 9 बिलियन साल होगी, आधा खत्म हो गया है. एग्जैक्टली 12 घंटे से कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है. ऋग्वेद में हजारों साल पहले दिस इज बीन प्रेडिक्टेड कि 12 घंटे खत्म हो गए हैं, अब 12 घंटे का प्रलय चालू हो रहा है और सन इज गोइंग थ्रू दैट प्रलय नाउ. तो अब 4.5 बिलियन साल प्रलय होगा. और फिर वी नो कि जब स्टार कोई मरता है तो स्टार मरता नहीं है, उस स्टार से नेबुला बन जाती है. उसकी जो पदार्थ हैं वो छिटक जाते हैं और फिर वो पदार्थ फिर से सृष्टि करते हैं, फिर से कल्प करते हैं. उसको फिर 4.5 बिलियन साल लगेगा और फिर वो खत्म होगा 4.5 बिलियन साल में. सो कॉन्टिनम की जो बात कर रहे हैं कि यूनिवर्स में कुछ डिस्ट्रॉय नहीं होता. सन मरते हैं और नए सन बन जाते हैं, स्टार मरते हैं, नए स्टार बनते हैं. दैट इज प्रेडिक्टेड एंड वेल स्टेटेड इन आवर ऋग्वेद. एंड नॉट ओनली जस्ट स्टेटेड, इट इज कैलकुलेटेड टू दी 96% accuracy. And who knows कि maybe they were more accurate. So maybe we are 104%. शायद हम 104% पे पहुंच गए 100 की जगह. बट इतनी एक्यूरेसी के साथ अगर मैं आपको एक रैंडम नंबर बोलता, थिंक ऑफ ए रैंडम नंबर विच इज द एज ऑफ द सन, 4.5 बिलियन में से एक गेस आपका करेक्ट हो सकता है. हाँ, सही. The probability of getting that is impossible, near impossible. So how did we get it right? How did we do that? So that's why, you know, I always advocate कि we live in a civilization which has so much wealth of knowledge. And unfortunately, our education system, which was designed by the British now, downplayed नहीं, उसको तो एकदम downplayed तो बहुत ही understatement हो गया, एकदम खत्म कर दिया. उसको बेइज्जत भी किया उसको completely evaporate कर दिया और ये कह दिया कि सब बकवास है, जंगल साइंस है. क्योंकि समझ नहीं आई उनको. नहीं, समझ में सब आया था. They stole it from us. So समझ में सब आया उनको. ये this is a myth. They stole knowledge from here. Einstein used to have a Sanskrit translator, ऐसा कहीं जगह पढ़ा है मैंने. फिबोनाची सीरीज के पहले पेज पे लिखा है
कि this is a work, Fibonacci writes, this is a work I have read in an Indian mathematician called Pingle. वो पेज कभी नहीं पढ़ाया जाता, वो पेज हटा दिया जाता है और इसको नाम फिबोनाची सीरीज रख दी जाती है. क्या होती है फिबोनाची सीरीज? फिबोनाची सीरीज इज वेरी सिंपल, मतलब वैसे तो मैथमेटिकली सिंपल है, एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है. सो 3 नंबर इमेजिन करिए, तीसरा नंबर जो है ना पिछले 2 नंबर का सम है, चौथा नंबर तीसरे और दूसरे नंबर का सम है, पांचवा नंबर चौथे और तीसरे नंबर का सम है, यानी कि ईच नंबर इज द सम ऑफ द प्रीवियस 2 नंबर्स. तो 0 1 से शुरू हुआ, 0 1 1 plus 0 is 1, 1 plus 1 is 2, 2 plus 1 is 3 and so on. So 0 1 1 2 3, फिर 5 आएगा and so on. You got it. Now you know Fibonacci numbers. Very useful in biology, very useful in chemistry because it shows कि usually कोई इवेंट जो होता है वो पिछले इवेंट्स का सम होता है. इवन स्टॉक मार्केट में यूज होता है. सो Fibonacci is used everywhere because recency दिखाता है कि पिछले 2 चीजों का सम इज द नेक्स्ट नंबर. फिर उसके वेरिएशंस लोगों ने निकाले, आधा किया, 3 जोड़े, ऐसे अपने नंबर्स निकाले. पैटर्न्स स्टडी करने का तरीका. इट्स अ वे ऑफ स्टडीइंग पैटर्न्स एंड पैटर्न्स मोस्टली डिपेंड ऑन व्हाट हैज जस्ट हैपेंड, है ना. तो रीसेंट चीजें जो हुई हैं उसके आधार पे अगली चीज होती है. सो इट्स यूज्ड फॉर क्लाइमेट, इट्स यूज्ड फॉर वेदर प्रेडिक्शन एंड मेनी अदर थिंग्स. ऑल सेड एंड डन, Fibonacci did not invent. It's Pingle. Boolean did not invent the Boolean algebra. जो binary number 1 और 0 है, this was invented by Pingle. Pingle should have been regarded as the world's greatest mathematician ever. He's bigger than Einstein. What Einstein means to physics, more than that, double of that is Pingle to mathematics. And this is, I'm talking about well before 0 was invented. I think Pingle is 2500 साल या 2300 साल पुराने व्यक्ति. And this person, महान ऋषि भी है, he's a musician, he knows grammar and he knows mathematics like a genius. And Pingle predicts 0 नहीं है, but he says कि you can express music in something called लघु and गुरु. लघु हिंदी में होता है छोटा, गुरु मतलब बड़ा. गुरु is also planet, बड़ा planet. बृहस्पति is called गुरु. So लघु और गुरु के concept में he started writing music. And then he realized कि this लघु and गुरु का concept, which is still not 1-0 because 0 अभी invent नहीं हुआ है, आर्यभट्ट is 1000 years away. लघु और गुरु के को use करके I can also depict some math. And that is all what binary number is about. And which is where we still find mathematical patterns in the best music pieces. Yeah. So you can express everything in 1 and 0. We now, entire computer world runs on 1 and 0. Right. Which is all an invention of Pingle and not Boolean and not Leibniz and nobody else. और मैंने खुद पढ़ा है और आप भी पढ़े हैं. अगर कोई भी बच्चा अभी भी कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है तो उसमें Leibniz, लेडी आडा लवलेस, चार्ल्स बैबेज एंड लुई पास्कल, ऐसे लोगों के नाम आते हैं, लेकिन पिंगल का नाम नहीं आता. Boolean algebra is named after Boolean, है ना, ये भी चुरा लिया. So when you said कि नहीं, they don't realize how big our knowledge was, they realize it. They know Aryabhat invented 0. उस 0 को उठा करके, उस समय अंग्रेजों के पहले की बात है, वो Arabs took the 0 from us, rebranded it as Arabic numerals. Quadratic equation was invented by Brahmagupta, was taken in Arabia, and there's no mention of Brahmagupta anymore. So all major mathematics was done in India. Heliocentricity, यानी कि helio का मतलब sun, centricity मतलब बीच में होता है. सन के बीच में होने का जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज फ्रॉम नालंदा टाइम्स. एंड अगेन आर्यभट्ट इज इन्वॉल्वड, ब्रह्मगुप्त इज इन्वॉल्वड, एंड ब्रिलियंट अदर माइंड, इंडियन माइंड्स आर इन्वॉल्वड. हीलियोसेंट्रिसिटी बोलते हैं उसको, है ना. उसमें आर्यभट्ट के आगे नाम नहीं लगाते, आर्यभट्ट 0, ब्रह्मगुप्त बूलियन, ब्रह्मगुप्त बाइनरी या पिंगाल्स बाइनरी, व्हाटएवर. वी डोंट ब्रांड, द वेस्टर्न पीपल नेवर ब्रांड अस ना. लेकिन हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसका आइंस्टाइन्स इक्वेशन, वहाँ नाम अपना लगा लेते हैं. बट जहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, ब्रह्मगुप्त नहीं जाते. जहाँ 0 आता है, आर्यभट्ट नहीं जाते. जहाँ बाइनरी नंबर आता है, वहाँ पिंगल नहीं जाते. जहाँ एटॉमिक थ्योरी आती है, वहाँ भी कन्नड़ ऋषि हैं, उन्होंने बोला था कि यू कैन ब्रेक समथिंग एंड दे कैन टेक दैट, ब्रेक मोर एंड यू ब्रेक मोर एंड यू ब्रेक मोर टिल यू कांट ब्रेक इट, एंड दैट इज एन एटम, अणु. वी डोंट नो कि ऋषि कन्नड़ इन्वेंटेड कब एटॉमिक हुए थ्योरी. थे? दिस इज अगेन वेल बिफोर अ माइक्रोस्कोप. कम से कम ऋषि कन्नड़ 1500 साल पहले की बात है. ये भी, ये तो डार्क एजेस से भी 1000-1500 साल पहले. डार्क एज, हाँ, वो उस समय तो जंगलों में रहते थे. So, मैं सर देख रहा था, कुंडली भी जो हम बनाते हैं अपने इंडियन एस्ट्रोलॉजिकल साइंस में,
दैट इज अ प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स एट Yeah, द yeah, टाइम ऑफ बर्थ, yeah. जो आप निकाल ही नहीं सकते अगर आपको ये नहीं पता कि सन सेंटर में है और उसके चारों तरफ बिल्कुल। सब कुछ घूम रहा है और किस स्पीड से घूम रहा है। तो हीलियोसेंट्रिसिटी तो आपको पता होनी चाहिए ना। अच्छा, जिस जमाने में हमने हीलियोसेंट्रिसिटी की बात करी आर्यभट्ट के टाइम में, विच इज अगेन 1400 साल पहले की बात हो गई या 1300 साल, फॉर right up till 15th century, nobody in Europe is talking about heliocentricity. Copernicus talks about it, but he's so afraid, Copernicus, that Copernicus एक किताब में लिख देते हैं कि शायद ना ये Earth is not the center of the universe, maybe the sun is, but don't open this book till I die. You know why? Because if they opened that book and he was alive, they'll burn him. Because he went against the Bible. It is called blasphemy. It's a heresy. You know, it's against the word of God. So you'll be burnt. There were others who were more brave and unlucky and hence were burnt. So there were people like Bruno were burnt. Bruno is a brilliant scientist. A brilliant European scientist is burnt at a relatively young age because he said कि मैं नहीं मानता कि जो है धरती ब्रह्मांड का केंद्र है, क्योंकि ऐसा समझ में नहीं आ रहा. I don't agree to that. Galileo himself, the great Galileo was Steve Jobs of his times. He invented telescope. He invented many things, and he was very well respected in across the world, but especially in Europe. He's like Steve Jobs, and he says, "मुझे लगता है कि ऐसा है." No, he's seeing a telescope. He's seeing things are moving around the sun, and he says, "यार लगता है ये probably we got it wrong, and maybe the sun के around हम सब जा रहे हैं." And he is threatened that या तो recant करो, मतलब बोलो कि यार सॉरी हो गई, गलती हो गई, मैंने शायद कुछ ज़्यादा नशा कर लिया था, मैंने कुछ बोल दिया. Otherwise, we will burn you. So he recants. He recants, and it is said that when he was recanting, he crossed his finger behind his back, and this is a symbol. Promise के time बच्चे कर लेते हैं. This was a symbol at least back then कि devil है. This is the word of the devil. So this is a way to ward off the devil. So he's saying जो मैं कह रहा हूँ वो गलत है. I'm saying something which is devilish, but I'm crossing my fingers behind my back while I'm saying it because I'm forced to do it. And he did it again. So he was house arrested till the rest of his life. So even a Steve Jobs के level का व्यक्ति को उन्होंने नहीं छोड़ा. So that's the beauty and your astrology. See, whether you believe in astrology or not is a different question, and that's not the question we should or would answer. But what is the beauty is to say that every person who's born, we are going to observe the sky when they are born, and we are going to divide the sky in 12 different rashi. 12 राशियों में 12 घर हम बनाएंगे, उसको हम एक ब्यूटीफुल पैटर्न में बनाएंगे, और उस पैटर्न के हिसाब से स्काई कैसा है उसमें हम फिट कर देंगे. मतलब लुक एट द ब्यूटी ऑफ द डिपिक्शन, कितना सुंदर सा वो बनाते हैं, है ना. हाँ, वो जो पांचांग टाइप बनाते हैं ना, एंड उसमें एक एक राशि नंबर के हिसाब से और ग्रह लिख देते हैं कहाँ है. एंड यू कैन, इट इज सो एक्यूरेट, इतना एक्यूरेट है कि मैं आपको बता सकता था. मेरे को स्काई देखने की जरूरत नहीं होती थी. आप मेरे को जन्म का समय, स्थान और डेट बता दीजिए, मैं बता दूंगा स्काई कैसा था. मुझे स्काई देखने, ऐसा नहीं कोई आदमी स्काई लेके बैठा जा रहा कि अरे अभी पैदा हुआ बताते हैं स्काई कैसा है. दे कुड मैथमेटिकली प्रिडिक्ट कि पहले क्या था और बाद में कैसा स्काई होगा, बिकॉज दे हैड दोस एनल्स, वो दे हैड बिल्ट that knowledge of the space, and you could predict the movement of the sun and the stars, which means you got it right. Otherwise कैसे, if you didn't get it right, तो आपके तो राशिफल आगे पीछे जाने चाहिए थे, नहीं होते, है ना. राशिफल बनाना is a space science. It also is a depiction of the fact that you understood the concept of calendar very well. रामायण में सर भगवान श्री राम जब पैदा हुए थे तो उनकी राशि कैसे दिखती थी उसका वर्णन है. उससे ये बैकवर्ड कैलकुलेट करा गया कि ये कब ऐसा स्काई में ये पोजीशंस थी टू प्रिडिक्ट कि वो कौन सा साल था जब वो बॉर्न हुए होंगे. उसमें 2 आंसर निकलते हैं, एक 5112 BC निकलता है, if I'm not mistaken. पर उससे पहले भी और 100-150 साल पीछे, 1000 साल पीछे जाकर के भी आंसर निकलता है. Of course, skies will repeat, ना, एक पोजीशन तो रिपीट होती है. Yes. So that will happen. But understand that now it's very easy. आप कंप्यूटर पे जाते हो, आप कुछ भी लिख देते हो क्योंकि कंप्यूटर है. बट पहले सब नहीं था. And yet you could predict राजा महाराजा, आम आदमी भी अपना राशि बनवा सकता था. And you don't, you just tell me the time. और आजकल तो मतलब 2 मिनट में उसी साइंस को यूज करके जो है ये अब तो हाँ कर लेते हैं. बट ये तो कंप्यूटर के पहले की बात है ना. हाँ, कितने सालों से, कितने रामायण के टाइम पे अगर राशि बनती थी तो इसका मतलब उस समय भी इस सब की नॉलेज थी.
मतलब होगी, मतलब दिस इज वेरी ओल्ड, मतलब वी डोंट नो एग्जैक्टली कितना ओल्ड, बट इंडियन वैदिक सिस्टम, डेफिनेटली वेद के समय हम स्काईज को स्टडी करते थे, बिकॉज ना सिर्फ हम स्काई को स्टडी करते थे, हमने उसको कॉस्मोस यानी ब्रह्मांड की आयु निकालना, उसको एक्सप्लेन करना, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम समझाना, ये सब ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि अलग अलग, जैसे ब्रह्मा का टाइम अलग स्पीड से चलता है, मनुष्य का अलग चलता है, बट बीच में पितर आते हैं, मनु आते हैं, so there are different bodies moving at different speeds and their time moves differently. So Rigved is I think most intelligent text ever written. और जो आपने अभी बताया ब्रह्मा के टाइम के बारे में, अगर मैं उसको इस पूरी थ्योरी ऑफ टाइम से जोड़ूं, या बिग बैंग थ्योरी जो हम अगेन वेस्टर्नर्स को क्रेडिट करते हैं उसके लिए, उससे जोड़ूं, हाँ, तो मे बी ब्रह्मा शायद एक ऐसे ग्रह पे रहते हैं जो लाइट की स्पीड के इक्विवेलेंट मूव कर रहा है, या थोड़ा सा कम मूव कर रहा है, और हम उससे काफी धीरे मूव कर रहे हैं, और इसलिए ये टाइम डिफरेंशियल है। potentially, yeah, that's a good explanation. One of the theories of origin of the ब्रह्मांड का सृजन कैसे हुआ, उसमें ये है कि वो विष्णु जो विष्णु भगवान है, वो एक ईथर एथेरियल या जो भी वो कुछ होगा, एक कॉस्मिक स्लीप में नहीं है, एक स्लम्बर में है, मतलब इनएक्शन की स्टेट में है, और उस इनएक्शन की स्टेट में से सडनली उनकी नाभि से वो फूल निकलता है, एंड उससे सडनली ब्रह्मा इमर्जेस. दिस थिंग इटसेल्फ कुड, यू कैन से कि दिस इज बिग बैंग. द इमर्जेंस ऑफ ब्रह्मा जी फ्रॉम विष्णु भगवान इज द बिगिनिंग ऑफ बिग बैंग. और जो विष्णु भगवान इज लाइंग डाउन इन दिस सी ऑफ प्राइमोडियल सूप, जिसको अब हम बोलते हैं साइंस में, उसको इथेरियल सी बोलिए या उसको इनएक्शन बोलिए, एक ही इज नॉट स्लीपिंग बट ही इज इन अ स्लम्बर, ही इज इन इनएक्शन, इज वेयर, जो मैं आपको बोल रहा था बिग बैंग के पहले क्या था, अब उसको पर्सोनिफाई कर दिया गया. बट साइंटिफिकली मे बी इट्स अ वेरी गुड वे टू इमेजिन कि बिफोर टाइम बिगैन, बिफोर बिग बैंग बिगैन देयर वाज इनएक्शन. और बिग बैंग में अब ये कह रहे हैं कि उसके पहले क्या था, एनर्जी बनती थी, एनर्जी से मैटर एंटी मैटर, मैटर एंटी मैटर से वापस एनर्जी, सो यू आर स्टक. Energy, matter, antimatter, destroy and reconstruct into energy. Energy gets matter, antimatter. और ये एक तरह से endless cycle था, which is very inactive, क्योंकि कुछ हो नहीं रहा है. हाँ. And that is the slumber of Vishnu Bhagwan, which is depicted in one of the. There are multiple theories, by the way. This is one of the theories. When Brahma emerges, and then there are 3 ways he's looking, like 3 dimensions. So ये तो सर बिग बैंग हुआ कि सब कुछ अभी इस पॉइंट इन टाइम पे बाहर की तरफ एक्सपैंड कर रहा है. करेक्ट. फिर एक बिग क्रंच थ्योरी की बात होती है. जब ये पूरे एक्सपेंशन अपने मैक्सिमम स्केल पे पहुंच जाएगा, तब ये सब वापस दोबारा ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, जब वेलोसिटी लूज होगी तो ग्रेविटेशनल पुल की कोलैप्स हो जाएगा, सब कुछ कोलैप्स होगा और वापस आकर के एक न्यूक्लियस में कन्वर्ज हो जाएगा. इसके आगे भी एक थ्योरी है वैसे, जो मैंने सदगुरु से सुनी थी, उसका वैदिक टेक्स्ट भी होगा, जो ये कहता है कि ये 112 बार ये एक्सपेंशन और कोलैप्स होगा. हम 81st साइकिल में अभी, ऐसा बोला था उन्होंने. मेरे को उसका बैक सोर्स नहीं पता है, लेकिन जब बिग क्रंच होगा तो थ्योरेटिकली अगर हम लाइट की स्पीड से टाइम को मेजर करते हैं, तो क्या तब टाइम रिवर्स में चलेगा? नहीं, अगर यूनिवर्स कोलैप्स होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होगा बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, ऐसा नहीं है कि टाइम विल स्टार्ट मूविंग बैकवर्ड, बिकॉज दैट्स नॉट हाउ इट वुड बिहेव. यूनिवर्स, जो जिस थ्योरी की आप बात करें, विच इज़ अ साइक्लिक यूनिवर्स, सो यूनिवर्स बनता है, विच इज़ एक्चुअली व्हाट वेदास से, ऋग्वेद से कि हम 50वें साल पर हैं, और 50वें साल के शायद पहले दिन की या 50वें दिन पर हैं, ऐसा कुछ है. विच मीन्स कि यूनिवर्स अभी आधा है और अभी आधी बार और बनेगा. हाफ टाइम पे हम हाफ टाइम पे हैं, और 131 ट्रिलियन ईयर्स इज द 100 ईयर्स ऑफ ब्रह्मा, जिसमें यूनिवर्स बनेगा और टूटेगा, बनेगा और टूटेगा. अब दैट्स अ ह्यूज इमेजिनेशन, एंड इमेजिनेशन इटसेल्फ 131 ट्रिलियन इज 131 फॉलोड बाय 12 zeros, इतने साल, और अभी हम आधे एज पर हैं, इज व्हाट ऋग्वेद सेज. बट चलिए उस पे, मूविंग टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन. See, one prominent theory has, and there are multiple alternatives to Big Bang which have emerged out of it, is that the universe, it's expanding. It is right now expanding at an ever increasing rate.
And there will be a time when it will expand so much कि जो electrostatic forces हैं, जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से पकड़े हुए हैं, लेकिन ये एक्सपेंशन हो रहा है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इसको ये पकड़ ही नहीं पाएगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को, which means the universe will just end in a way. So all entities like atoms, molecules, they will all start ending. Or even within a proton and a neutron, there are quarks. They will also start collapsing. So the universe will start losing its binding force. And then it will probably, because of the gravity, and gravity will never die, gravity की वजह से it will start coming together like a lump, and it will become the same thing which it began with. So the universe will go up and down like this, right? Which makes sense because क्या होगा अगर यूनिवर्स में ऐसे एक्सपैंड होता ही रहा तो क्या होगा? इवेंचुअली देयर हैज टू बी समथिंग वेयर इट विल एंड, एंड इट मेक्स सेंस टू इमेजिन दैट यहाँ एंड होगा और उसके बाद क्या होगा? एक्सपेंशन के बाद क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन मेक्स सेंस बिकॉज ग्रेविटी विल स्टिल एग्जिस्ट. ऑल ऑफ द फोर्सेस आर लॉस्ट other than gravity, and the gravity will pull things together. Gravity में एक बड़ी beautiful चीज होती है. Unlike all other forces, there are 4 major forces. Unlike other forces, gravity only knows attraction. There's no repulsion due to gravity. So gravity only attracts. Magnet देखो north लगा दिया तो दूर हो जाएगा, north south लगाया तो attraction है. बिल्कुल. Same with other forces. Gravity में ऐसा नहीं होता. Gravity north magnet भी है ना, तो ग्रेविटी वाला जो फोर्स उनके बीच में है वो तो सिर्फ अट्रैक्ट ही करेगा. So gravity is by design it's weaker, but because it is only additive, because you are only adding gravity, थोड़ा कछुए की चाल से, लेकिन only addition हो रहा है, cancellation कहीं नहीं हो रहा. इसलिए gravity as an aggregate force is what keeps the universe together, and that will survive. And if that survives, then the universe, if it loses the significance of other forces, gravity should take over and it will contract and become a point again, and then the Big Bang will begin again. So this theory, which you use the word big, what did you say? Big collapse. Big crunch, right? So there's a big expansion, and then there is a collapse. So आप उसको crunch बोलिए, burst बोलिए, जो मन में बोलिए. Point ये है कि big वो bang नहीं use करना चाहते हैं because they want to be a separate theory. So they are saying a big expansion or a big burst and a big crunch and so on and so forth. And this is an endless cycle. So that is there. इसमें ऊपर कई थ्योरी बन गई है ना. इस थ्योरी के ऊपर अलग अलग यूनिवर्स की थ्योरीज हैं. आई एम श्योर यू हैव डन योर रिसर्च. सॉरी यार, आपका पॉडकास्ट मैंने इंटरप्ट कर दिया, लेकिन 80% आप में से जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं बट पॉडकास्ट ज़रूर एंजॉय करते हैं. तो पहले उसके लिए थैंक यू. थोड़ी सी और हेल्प हो जाएगी अगर पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर लोगे, ताकि अगले पॉडकास्ट के बारे में आपको पता रहेगा और हमारा पॉडकास्ट जो हम बहुत मेहनत से बना रहे हैं वो और ग्रो करता रहेगा. बैक टू योर पॉडकास्ट नाउ. तो एक पायरोटिक यूनिवर्स थ्योरी जो है वर्सेस जो बिग बैंग थ्योरी, उसमें क्या फ़र्क है? सो एक पायरोटिक जो थ्योरी है दैट इज बेस्ड ऑन द सेम थिंग व्हिच वी वर डिस्कसिंग, दैट द यूनिवर्स हैज एन एंडलेस साइकिल ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डीकंस्ट्रक्शन, कोलैप्स एंड एक्सपेंशन. दिस थ्योरी टॉक्स अबाउट कि बिग बैंग कहते हैं एक पॉइंट से, एनर्जी के पॉइंट से मैटर एंटी मैटर निकला. मैटर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, एंटी मैटर कम हो गया, कैसे हो गया पता नहीं, और उस मैटर से यूनिवर्स बन गया. वो कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड कर रहा है. दिस थ्योरी, एक पायरोटिक थ्योरी, टॉक्स अबाउट समथिंग कॉल्ड ब्रेन्स. ब्रेन्स इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर मेम्ब्रेन्स. तो उसको कॉम्प्लेक्स बनाना जरूरी होता है. सो इसलिए उसको अब आप इमेजिन करो एक 3 डायमेंशनल मेम्ब्रेन, यानी कि लेट्स सिंप्लीफाई दिस. एक मेम्ब्रेन 3 डायमेंशनल कैसे होगी? मान लीजिए मेरा हाथ है, ठीक है, ऐसे अभी मेम्ब्रेन जैसा दिख रहा है आपको, है ना? तो 3 डायमेंशनल भी है. ये एक 4th डायमेंशन में सस्पेंडेड है. अब ये 4th डायमेंशन आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, तो कोशिश भी मत करो, कोई नहीं कर पाता. बट इमेजिन कर लो कि इसको टांग रखा है मैंने एक 4th डायमेंशन में, है ना? जैसे कि अगर 2 डायमेंशनल होता, मान लीजिए एक लाइन होती और एक धागा, इसे 2 डायमेंशनल है ना, उसका लेंथ है रादर उसमें, तो इट्स एक्चुअली सिंगल डायमेंशन बिकॉज धागे की विड्थ मान लो इनफिनाइट है, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल है. सो एक धागा अगर ऐसे टंगा हुआ है तो वो एक डायमेंशन तो लेंथ है उसका, और दूसरे डायमेंशन में टंगा हुआ है वो, है ना, हिल रहा है. तो एक डायमेंशन में हिल रहा है ऐसे ऐसे करके, है ना. तो लेंथ में ऐसे ऐसे तो वो उसकी लेंथ है, और ऐसे वैसे जो ब्रेथ वाला डायमेंशन है उसमें हिल रहा है वो. अब इमेजिन करिए एक 3 डायमेंशनल हाथ है मेरा, ये मेम्ब्रेन है, 3D है, इसका लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है, और ये एक 4th डायमेंशन में टंगा हुआ है. वो 4th डायमेंशन में इमेजिन नहीं कर पाओगे, बट उस धागे का एग्जाम्पल लेके ट्राई टू इमेजिन, है ना. तो अब ये टंगा हुआ है और ऐसी कई सारी मेम्ब्रेन्स है, और ये मेम्ब्रेन मूव कर रही है. इनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स है,
और ये टकराती हैं। जहाँ ये टकराती हैं एक बहुत बड़ा धमाका होता है, दैट इज अ बिग बैंग, ठीक है। और ये टकराती हैं और टकराने के साथ थोड़ी ऐसे हो जाती हैं, एक दूसरे पे ओवरलैप होती हैं और यहाँ पे यूनिवर्स बनना शुरू होता है, ब्रह्मांड बनना शुरू होता है। जैसे ये टकराती हैं, अब जैसे मान लीजिए दो चीज़ें ऐसे टकराती हैं तो क्या होता है, वापस चली जाती हैं, है ना, क्योंकि ऐसे टंगी हुई हैं तो टंगी हुई हैं। मान लीजिए दो ऐसे बॉल्स टंगी होती हैं, टकराती हैं तो फिर वैसे हो जाती हैं, है ना। तो पहले टकराएंगी, टकराते समय यूनिवर्स बनेगा, बन रहा है, फिर वो दूर जाने शुरू हो जाएंगे तो यूनिवर्स छोटा होना शुरू हो जाएगा। यानी वो पहले ऐसे टकराएंगे, बड़ा बढ़ रहा है, बहुत बढ़ गया यूनिवर्स, बहुत बढ़ गया, ठीक है। अभी दूर जाना शुरू हुए, यूनिवर्स छोटा हो गया और वापस छोटा हो गया, फिर वापस फिर टकराएंगे, फिर छोटी होंगी। वो जो टकराने के अंदर का जो पीस है वो जब वो एक दूसरे से टकरा रही हैं तो वो यूनिवर्स बना रही हैं, जब वो वापस रिपेल हो रही हैं तो वो यूनिवर्स घटा करके वापस चली जा रही हैं। ये मेम्ब्रेन्स हैं। सो दीज मेम्ब्रेन्स आर कोलाइडिंग ब्रेन्स जिसको बोलते हैं ना। सो दीज, आई गॉट इट नाउ। ये जो पास आ रही हैं, ये क्यों पास आ रही हैं? There has to be something which is attracting them. This is how they explain dark energy. Dark energy. This is another explanation nobody knows, right? So 78% of our universe is about dark energy. 78%, 76 to 78%. 3-4% होता है मैटर और बाकी जो 20-22-23% होता है वो होता है डार्क मैटर. सो डार्क मैटर छोटा सा, डार्क मैटर 6 गुना और उसका 4 गुना 3 गुना इज डार्क एनर्जी. तो कहते हैं अब ये दोनों लास्ट वाले डार्क वाले एक्सप्लेन नहीं कर पाए. तो दिस थ्योरी ट्राइज टू एक्सप्लेन इट. इट सेज ये तो अट्रैक्शन का फोर्स है, दिस इज डार्क एनर्जी जो बहुत ज़्यादा आपको, इसीलिए आप अनुभव कर रहे हैं इतनी सारी डार्क एनर्जी अपने यूनिवर्स में. सो दिस इज व्हाट दे ट्राई टू एक्सप्लेन. डार्क एनर्जी के बारे में हम हार्डली कुछ जानते हैं. सो नाउ व्हाट विल हैपन इज ये मेम्ब्रेन दूर जाएंगी फिर पास आएंगी क्योंकि डार्क एनर्जी तो एग्जिस्ट करती है, फिर जाएंगी. और जो डार्क मैटर को एक्सप्लेन करती है ये थ्योरी, वो ये कहती है कि जितनी बार पिछली बार यूनिवर्स बना था उसका कुछ रिमेन, कुछ उसके मार्क्स रह गए हैं. वो जो मार्क्स हैं पिछले यूनिवर्सेस के, दैट इज डार्क मैटर. सो डार्क मैटर इज प्रीवियस यूनिवर्स के रिमेन्स, प्रीवियस कोलिजन्स के, और डार्क एनर्जी वाज व्हाट ब्रिंग्स देम टुगेदर. और जो यूनिवर्स है वो तो मैटर से बना है, व्हिच इज जस्ट 3-4% जो हम देख पाते हैं. जितना आप सूरज से लेकर के ब्लैक होल तक सब मैटर है. हाँ. डार्क मैटर तो कभी डिटेक्ट ही नहीं हुआ. मतलब हमें पता है सिर्फ ग्रेविटी आ रही है उसकी, तो ग्रेविटी से पता लग रहा है कि डार्क मैटर है, लेकिन दिखता किसी ने नहीं, डिटेक्ट किसी ने नहीं किया. कोशिश बहुत करी, हमने भी करी, लेकिन मिला नहीं हमें अभी तक. जिस दिन मिलेगा उस दिन बहुत बड़ी इवेंट होगा. लेकिन और डार्क एनर्जी के बारे में तो ये भी नहीं पता कि कहाँ है, कैसी है, बट है ये पता है क्योंकि इसका सिग्नेचर हमें मिल रहा है. बहुत लोग कहते हैं वो शिव जी महाकाल का जो प्रिंट है वो. देखिए क्या होता है कि दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट एरिया टू गेट इनटू ना. कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो शास्त्र में लिख दी गई, वेद में लिख दी गई, उसको हमें एक साइंटिफिक एंगल से एक्सप्लोर करना होता है. तो देयर मे बी अ लॉट ऑफ रेलेवेंस इन डूइंग इट, एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ रेलेवेंट थिंग्स हैपनिंग. अच्छा, वेरी इजी फॉर समवन टू गो एंड कमेंट इन दिस पोस्ट सेइंग कि ये तो हुडलम साइंस है, सूडो साइंस है. इट्स नॉट. वो भी जो इमेजिनेशन है वो भी हो सकता है किसी ऑब्जर्वेशन से बना हो. एज अ साइंटिस्ट वन कैन नॉट बी सो एरोगेंट टू से कि नहीं सब गलत है, जो लिखा है वो सब गलत है, हम ही को पता है सब. हमारे पहले तो किसी को आता ही नहीं था कुछ. जैसे जैसे साइंस एडवांस करी है ना, one thing that has increased more than what we have known, more than what we have been able to prove, उससे ज़्यादा तेज़ी से वो वाला पार्ट बढ़ा है, और which is the realization that this is the list of things that we don't know or we don't understand. So which is the rapid advancement when I look at education, when I look at science, when I look at technology, कि हमें क्या क्या समझ में नहीं आता वो लिस्ट सबसे तेज़ी से बढ़ रही है. तो मेरे ख्याल से ये कह पाना कि यार ये थ्योरी सही है या गलत है किसी के बस की बात नहीं है. लेकिन बोलते बोलते सर आप एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बीच में बोल गए, जब आपने कहा मल्टीपल मेम्ब्रेन्स हैं और वो हिल रही हैं, और ये दो मेम्ब्रेन्स के टकराने से जो है यूनिवर्स बनता है, तो जो बाकी की मेम्ब्रेन्स भी टकरा रही हैं, तो ये मल्टीवर्स की थ्योरी यहाँ से आती है. मल्टीवर्स की थ्योरी तो स्ट्रिंग थ्योरी से आती है. इट कम्स फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्ट्रिंग थ्योरी. समझा दो सर. स्ट्रिंग थ्योरी बहुत ही सिंपल भाषा में समझाते हैं तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगी. मान लेते हैं कि उतार दोगे मेरे को आप? हाँ. ठीक है, फिर समझाता हूँ आपको स्ट्रिंग थ्योरी. ठीक है, हाँ लाओ. तो स्ट्रिंग थ्योरी से समझाते हैं. चलो स्ट्रिंग थ्योरी समझाते हैं हम आपको. ठीक है. हाँ जी. स्ट्रिंग थ्योरी मान लेते हैं कि एक स्ट्रिंग है. ठीक है, पूरा बनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इतना से लेते हैं. हाँ.
स्ट्रिंग थ्योरी सेज कि सारा जितना भी मैटर, जितना भी सब कुछ है ना, वो एक स्ट्रिंग पर है. ऑल पॉइंट पार्टिकल्स लाइक एन इलेक्ट्रॉन, पॉइंट पार्टिकल है ना, इलेक्ट्रॉन का कोई डायमेंशन नहीं है. स्ट्रिंग थ्योरी सेज कि ये जो पूरा चीज है ये एक स्ट्रिंग की तरह है. अब ये क्लोज लूप स्ट्रिंग भी हो सकती है. क्लोज लूप स्ट्रिंग दूर से देखोगे, बहुत दूर से, तो स्ट्रिंग नहीं दिखेगी ना, पॉइंट दिखेगा. और ये ओपन भी हो सकती है. और सब कुछ वाइब्रेशन ऑफ दिस स्ट्रिंग पर है. तो ये अगर ऐसे से वाइब्रेट करेगी तो शायद इलेक्ट्रॉन बन जाए, ये ऐसे से वाइब्रेट करेगी तो शायद प्रोटॉन बन जाए, ये ऐसे से करेगी तो शायद न्यूट्रॉन बन जाए, है ना. सो एवरीथिंग is based on the vibration of the strings. And the entire universe is nothing but a set of these tiny strings which are vibrating. Everything comes from that only. इसीलिए जब हम वो एटम के अंदर जाते हैं तो वो सब कुछ इतनी हाँ, तेज मतलब डिपिक्शन है वो तो, लेकिन string theory is broadly this. हाँ. And इसके बहुत सारे, मतलब universe is basically a collection of such strings. So this is what broadly, and I'm simplifying. मुझे को इंटरस्टेलर याद आ रही है, उसमें वो ऐसे एक स्ट्रिंग छेड़ता है तो वो कुछ. Yeah, so and Pythagoras said, actually, very interestingly, Pythagoras used to say that the universe is nothing but a musical instrument, and all what we are is music. So imagine this like a musical, like a harp, like a sitar, different strings, and the vibration, how you vibrate each string creates different music. Right. In the same way, how you vibrate the strings creates different particles. बस यही है. तो वो कहते हैं सब होमोजेनस है, स्ट्रिंग थ्योरी पर है. और बहुत सारे यूनिवर्सेस हैं इसमें बहुत सारी स्ट्रिंग्स हैं, और इट्स जस्ट दैट इज स्ट्रिंग थ्योरी. मल्टीवर्सेस ब्रॉडली कम फ्रॉम दैट. नाउ जो आपने बोला वो भी सही हो सकता है कि कई मेम्ब्रेन टकराएंगे तो कई यूनिवर्स बनेंगे, बट लिमिटेड होगा वो. इट विल नॉट बी इन्फिनाइट यूनिवर्सेस, क्योंकि जो स्ट्रिंग थ्योरी का यूनिवर्स है वो तो बहुत ही आगे जाता है. मल्टीवर्स इज नॉट अबाउट 5-10 यूनिवर्सेस, इट्स अबाउट infinite amount of universes. So the string theory के जो multiverse theory है, which supports string theory, says कि every time a universe has to make a decision, it makes both the choices and makes new universes out of those choices. Let's simplify this. ठीक है? I flip a coin. क्या आ सकता है? Heads Head, yeah, or tails. Heads आता है. What happened to that possibility जहाँ tails आता था? वो अलग यूनिवर्स का डायमेंशन. करेक्ट, वो अलग यूनिवर्स बन गया. यू डोंट किल एन इवेंट. द यूनिवर्स डज नॉट डिसाइड टू किल एन इवेंट. वी आर इवेंट्स आर अ चाइल्ड ऑफ द यूनिवर्स, है ना. सारे ऑल पॉसिबल इवेंट्स आर लाइक चिल्ड्रन टू द यूनिवर्स. इट डजंट किल द यूनिवर्स, द इवेंट. वो क्या करता है ना, वो घर का बंटवारा कर देता है, है ना. तो 2 घर ले लेता है, एक घर में आपका हेड रखता है, दूसरे में आप ही का टेल्स आ गया है. ना ये तो सिर्फ हेड एंड टेल है. एवरीथिंग व्हिच आई एम डूइंग, एवरी वर्ड व्हिच आई एम सेइंग, एवरीथिंग व्हिच इज हैपनिंग is a possibility, which means endless amounts of universes are being created all the time. Every point of choice will branch out और एक अलग ब्रांच बन जाएगी. और काल भूषंडी की जो कहानी है ना, मैं सॉरी उस पे जो है जंप कर रहा हूँ, उसमें ये है कि जब काल भूषंडी कि भाई उनको वरदान मिला था और उन्होंने चूज करा कि भाई मैं ये क्रो वाले अवतार में ही रहूंगा क्योंकि मैं टाइम ट्रैवल कर सकता हूँ. एंड उन्होंने जब समझाया उसमें कि यूनिवर्स की डेफिनेशन दी, तो उन्होंने कहा कि एक गार्डन है, उसमें एक ट्री है, और उस ट्री के बहुत सारे ब्रांचेस हैं, और उसमें से एक ब्रांच पे एक फल लगा हुआ है जो कि ये यूनिवर्स है जहां पर आप रह रहे हो. और ऐसे बहुत सारे फल हैं. करेक्ट. जो जिसको अगर मैं इससे जोड़ता हूँ जो आपने कहा, मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि यार ये क्या कहना चाहा इन्होंने. तो कि टाइम अगर लीनियर है, विच इज जो कि एक कहीं से तो स्टार्ट हुआ जहां पर कोई चॉइस ही नहीं थी, वो अगर ब्रांच वो अगर ट्री का स्टेम है और उससे हर एक पॉसिबिलिटी से ब्रांच निकलता रहा, तो उसमें से एक ब्रांच के ऊपर जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो पूरा का पूरा यूनिवर्स वो फल है. बट बहुत सारे फल निकल सकते हैं ना, किसी भी ब्रांच में जाओगे आपको फल मिलेगा. हाँ. तो इट डजंट मैटर कि आप, तो देयर इज नो करेक्ट ब्रांच, देयर इज नो करेक्ट चॉइस, एनी ऑल चॉइसेस आर करेक्ट, बिकॉज बेस्ड ऑन, आप मान लो नीचे से पेड़, एक मान लो आप छिपकली हो, अब आप चढ़ते हो, गिलहरी है छिपकली, थोड़ी डरावनी होती है, ठीक है, गिलहरी है, उसको फल ढूंढना है. हर ब्रांच से फल है, हर ब्रांच में फल अलग अलग पॉसिबिलिटी, कोई खट्टा होगा, कोई मीठा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, कोई लाल होगा, कोई लीला होगा, जो भी है. लेकिन किसी भी ब्रांच पे जाए उसको फल जरूर मिलेगा. यानी कि नो मैटर व्हाट चॉइस यू मेक, यू ऑलवेज लैंड समवेयर, यू विल गेट, हाँ, एवरी चॉइस लैंड्स यू इनटू अ यूनिवर्स. सो जब आप बोलते हो यू आर सो लकी कि आपका हेड्स आया,
there's also someone who's unlucky. हाँ। अच्छा है। और वो भी शायद मैं ही हूँ। और वो भी आप ही हो, वो शायद नहीं आप ही हो, क्योंकि हाँ। इट्स अ मल्टीवर्स, हाँ। वो दूसरा यूनिवर्स बन गया, है ना? सो another you in another universe has made the wrong choice when you made the right choice, right? So next time you get a bad luck, blame it on that other guy who got the good luck, or you can be just nice कि किसी के लिए आपने अच्छा काम तो और किया। शायद वो जुड़ा हुआ है हमारे ड्रीम से। Possible ये भी एक थ्योरी है कि ड्रीम में जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, मे बी इट इज व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग इन अनदर यूनिवर्स। Yeah. So there's a child who once asked me, I was in Raigad, in छत्तीसगढ़ में एक रायगढ़ नाम का जिला है, और it was a beautiful assembly of 2000 बच्चे। उस समय the district magistrate ओपी चौधरी जी थे। ओपी चौधरी जी इज राइट नाउ द फाइनेंस मिनिस्टर, वो ब्यूरोक्रेसी से हट करके अब एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन भी हैं, एंड ब्रिलियंट IAS ऑफिसर। He had gathered these young children and I went there. Very long journey, but of course he's a great man, so I agreed to go there. वहाँ पे एक बच्चे ने मेरे से सवाल पूछा, होगा 10 साल का होगा। पूछता है, सर जो हम असली में देखते हैं, जगते हुए देखते हैं, वो असली है या जो सोते हुए देखते हैं वो असली है? इट्स वेरी डिफिकल्ट आंसर, बिकॉज शुरू में आप सोचते हो कि यार ये कैसा सवाल है, बट देन ही सेज कि देखिए हम सोते हैं, सपना देखते हैं, तो हमें नहीं पता था जगते हुए क्या हुआ है। जब जग रहे हैं तो लगता है सोना नकली था, सपना नकली था, लेकिन जब सपने में होते हैं तो ऐसा तो नहीं है ना कि हमें लगता है कि नहीं नकली है, हमें लगता है यही असली है। तो ऐसा तो नहीं कि जब हम उल्टा होता है कि जब हम जग रहे हैं वो नकली है और जब सो रहे हैं तब असली है। नाउ थिंक ऑफ इट, मे बी दोनों असली हैं। मे बी हर बार जब आप सोते हैं आप एक नए यूनिवर्स में होते हैं, और हर बार जब आप जगते हैं तो आप एक नए यूनिवर्स में जगते हैं। मे बी योर कॉन्शियसनेस इज मूविंग थ्रू दीज मल्टीवर्सेस which have been made by your own choices. इसका मतलब ये है कि जो आप कर्म करते हैं उससे यूनिवर्स बनते हैं, और फिर उसी यूनिवर्स में आपकी चेतना मूव करती रहती है, और आपको वो एक्सपीरियंस करना पड़ेगा जो आपने कर्म करा या चॉइस मेक करी उसके हिसाब से। कार्मिक थ्योरी। तो इसलिए जो है, जो गीता में लिखा हुआ है कि जैसे कर्म करोगे वही कर्म की, इसीलिए आप अपने कर्म पे ध्यान दीजिए। हाँ। फल तो यूनिवर्स बन ही रहा है ना, हाँ। मल्टीवर्स बन रहा है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? इलॉन मस्क ने सिमुलेशन थ्योरी की बात करी है, ही एटलीस्ट ही बिलीव्स, और इस पे मैंने काफ़ी पढ़ा, तो इन टर्म्स ऑफ प्योर पॉसिबिलिटीज 87% चांस बोलते हैं दैट दिस इज नॉट द बेस रियलिटी। उसका लॉजिक ये बोलते हैं दैट अगर कोई सिविलाइजेशन जैसे जैसे एडवांस होगी, उनको एक टाइम ऐसा आएगा जब वो एक सिमुलेशन क्रिएट करने के केपेबल हो जाएगी टेक्नोलॉजिकली। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that they will choose not to create that simulation? उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम रखी गई है वर्सेस दैट दे विल वांट टू एक्सप्लोर। जैसे हमें नहीं समझ में आ रहा अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और उसकी भी बात करेंगे, पर हमें करना है। वो जो एक इनेट ह्यूमन नेचर है ना कि नहीं यार करते तो हैं, देखेंगे, देखी जाएगी। तो देयर इज मोर पॉसिबिलिटी कि वो एक जो है सेकेंड लेयर ऑफ रियलिटी बनाएगी। उस सेकेंड लेयर ऑफ रियलिटी में जब कोई प्रोग्राम बना जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपने लोड करा, AGI से लोड कर दिया, उसके बाद एक बार, और AGI के आगे एक बार अगर आपने उस प्रोग्राम में ये फीड कर दिया कि उसको रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ हो जाए, जो कि ह्यूमनॉइड्स में अभी हो रहा है। जापान में अभी बहुत रीसेंट खबर है कि वो 4 ह्यूमनॉइड्स बनाए थे, उसमें से एक ने सर्वाइवल मोड में आकर सैटेलाइट से लिंक कर दिया। स्टेटमेंट दी थी, फिर रिट्रैक्ट कर ली, बट ये एक सेल्फ अवेयरनेस आ जाए उसमें, तो उसके लिए ये समझ पाना बहुत मुश्किल है कि मेरे बियॉन्ड कोई और लेवल ऑफ रियलिटी है। और इस तरह की लेयर्स अगर फिर उस सेकेंड लेयर के अंदर जब वो एडवांस हो जाएंगे टेक्नोलॉजिकली, दे मे क्रिएट अनदर लेयर ऑफ सिमुलेशन। अब ये लेयर्स हाइपोथेसिस है, प्रूफ नहीं है, बट क्या हम एक सिमुलेटेड रियलिटी में हो सकते हैं? ओके, थिंक ऑफ दिस। आई वांट यू टू इमेजिन अ गेम। कौन सा गेम पसंद है आपको? GTA 5। GTA, चलो GTA। हाँ। आई वाज थिंकिंग मे बी आपने GTA खेला है कि नहीं खेला। हाँ। ग्रैंड थेफ्ट ऑटो में यू हैव अ कैरेक्टर। हाँ। सपोज आई मेक अनदर GTA जिसमें ये कैरेक्टर है और ये सुपर मारियो खेलता है। सुपर मारियो खेला बचपन में? यस यस। और वो सुपर मारियो जो है ना बैटल टैंक्स खेलता है। हाँ। टैंक भी मूव कर रहा है, उसको सुपर मारियो मूव कर रहा है। सुपर मारियो कैसे टैंक को मूव कर रहा है ये गवर्न कर रहा है GTA का कैरेक्टर। हाँ।
सुपर मारियो जिंदा रहेगा कि नहीं ये भी गवर्न करेगा, दाएं जाएगा कि बाएं जाएगा, टैंक दाएं जाएगा बाएं जाएगा, ये सुपर मारियो का गवर्न कर रहा है। और इस कैरेक्टर को आप डिक्टेट कर रहे हो हाँ, कि चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, कब तक चलाएगा इसका। तो वो मारियो के लिए तो मैं अब महाकाल हूँ। who knows, नहीं तो now the question is, does the Super Mario character know that जो मैं बैटल टैंक खेल रहा हूँ वो एक्चुअली मेरे कंट्रोल में है नहीं, मुझे जैसा मेरे दिमाग में डाला जा रहा है मैं वही सोच रहा हूँ कि मैं करूँ, सबकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में या जैसे भी डाला जा रहा हाँ. है, तो आई एम अंडर समवन्स कंट्रोल। दी GTA का कैरेक्टर, आई डोंट नो व्हाट्स हिज नेम, बट जो भी नाम होता है GTA के कैरेक्टर का, दैट गाय सबकी गाड़ी चुराता है, दैट गाय इज प्लेइंग द गेम इन हिज मैंशन जो उसने चोरी करके बनाया है, हाँ, ठीक है। उसको लग रहा है कि वो अपने मैंशन में बैठा है और वो सुपर मारियो खेल रहा है जो बैटल टैंक खेल रहा है। करेक्ट। उसको ये नहीं पता कि उसको मैंशन में तक लाने वाला और उसके उसको पीछे बैठाने कोई- वाला आप बैठे हो, हाँ, and you are playing it for your entertainment, है ना? So there is a chain of simulations, हाँ, and none of them really know, other than the battle tank who's controlling nobody, ठीक है? Nobody knows in this chain कि whether they are being controlled by someone or not. yes. You don't know it. If there is a person above you, whoever you call it, that person will also not know कि उसके ऊपर तो कोई नहीं है, उसको पता है मेरे नीचे कोई है, लेकिन आप ऊपर नहीं देख सकते इस गेम में। इस गेम में सिर्फ आप नीचे देख सकते हो, अपने लेवल के नीचे, ऊपर नहीं देख पाते आप। Which means if we are a series of simulations, I don't know where we are in this series. Whether we are at the top, which is unlikely, because if we are at the top, then why are we at the top? Why is nobody above us? Like हमें ऐसा क्या खास है जो सुपर मारियो में नहीं है? और अगर हमारे ऊपर कोई है तो वो कितनी लेयर्स तक है, और क्या वो लूप एंड में क्लोज जाता है? We don't know all this, right? So the whole simulation is based entirely on this premise, like this game. Just imagine this game and now think whether you're Mario, whether you are that GTA character, whether you're you, what are you? And are we at the same level? Then that is the next question. Are all humans on this planet at exactly the same level? या ऐसा है कि कुछ ह्यूमंस सुपर मारियो हैं और कुछ GTA हैं और कुछ ह्यूमंस जिनको पावर्स मिले हुए। I don't know. हाँ, We do not know that, right? Elon Musk never talked about that. We are assuming that everybody is at the same level. Under what assumption? So या गेम कैरेक्टर्स भी हैं कुछ। maybe we are all game. No, by this everybody will be a game character. No, We- but simulated characters. Like मेरे को, I know for a fact that I You're have real. a presence. How? मतलब मैं अपने दिमाग के अंदर ये परसीव कर सकता हूँ कि शायद मेरा what is existence is different, but I can feel that I am there. How? But I don't know if. But how do you he's- think? Why do you think Super Mario also does not feel the same thing? हाँ, you're right. So You're right. so you are feeling. Super Mario भी ये कहता होगा, I feel I'm real. हाँ. I'm Mario. I've got a nice hat. I've got nice clothes. I've got shoes. I can feel. I can die. I can eat that mushroom and become bigger. हाँ. And I can hit those kachua and kill them and all that stuff. I can break walls. I can marry a princess. वो भी सोचता होगा मैं real हूँ. हाँ. Just like you think I'm real. So how do you know you're real? Yes. There is nothing. It has to be from a third party. It has to be somebody outside who's able to tell you. Who's outside of the 3 dimensions. From that reference के ऊपर वाला reference, you can only look downwards, not upwards. Yes. So you have to find something, someone, wherever it is, who will tell you कि तुम्हारे ऊपर कोई है. अगर मिल गया तो definitely है, यानी you are a character. हाँ. नहीं मिल रहा है, but the fact that you can't find it doesn't mean it doesn't exist. Yes. है ना? ऐसे ईश्वर दिखता नहीं, इसका मतलब ना कि ईश्वर होता नहीं है. और अगर मेरे को ऐसा एक सिमुलेटेड गेम बनाना है तो मैं एक अर्थ को एक ऐसी जगह प्लेस कर दूंगा जहाँ से सब कुछ बहुत दूर है. अब आपको समझ तो आ रहा है पर आप पहुंच नहीं पा रहे कहीं पैक पर. कर दूंगा मैं. हाँ, वो तो है. और जैसे ही कुछ रीसेट करना होगा, एक एस्ट्रॉइड भेज दूंगा. कुछ देर डायनासोर का गेम खेला मैंने, उसके बाद बोर हो गया उससे, एस्ट्रॉइड मार दिया, रीसेट, चलो अब इंसानों का गेम खेलते हैं. एक और इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जब GTA खेलो ना तो एक साथ आप जो है 15, 20, 25 दिन, 1 महीना का ड्यूरेशन निकाल दे तो 2 घंटे के प्ले में. हाँ, अब जो ब्रह्मा वाली जो बात हुई, टाइम डिफरेंस. टाइम डिफरेंशियल जो है, तो जो खेल रहा है ही इज प्रोबब्ली एक्सपीरियंसिंग एक दिन पूरा खेलेगा वो, करेक्ट. तो पूरी एक सृष्टि बनकर खत्म हो जाएगी. उसके लिए तो उसके पूरा जीवन निकल गया हाँ. GTA में ना.
और आपके लिए तो 1 सेकंड था वो. हाँ. सो इट हैपेंस दैट वे, है ना. टैंक, बैटल टैंक्स में एक टैंक बनता है और बिगड़ जाता है 1 मिनट के अंदर, है ना, खत्म हो जाता है, फिर नया टैंक चालू हो जाता है. मारियो को लगेगा नहीं यार ये तो देखो कैसे पागल है, 1 मिनट में खत्म होते हैं. मारियो का एक गेम चलता है 20 मिनट, 15-20 मिनट, उसकी लाइफ टाइम उतनी होती है, उसको लगता है यही है. फिर उसके ऊपर GTA वाले आप 2 घंटा खेल सकते हो, फिर आप हो जो 75 साल उस गेम को खेल सकते हो. आपका गेम कौन खेल रहा है, who knows. So what I'm trying to tell you is that we don't have an answer to that. I don't want you to get confused about it. And honestly, it's a good thought to have, but don't get too absorbed in it because उसको solve नहीं कर पाओगे. हाँ, solve नहीं कर. कुछ चीजें से solve करने के लिए नहीं, सिर्फ fascinate होने के लिए होती हैं. इसलिए ये जो कभी-कभी- this is the madness about science ना, this is Yeah. the beauty of science. क्योंकि someone, आप सोचिए इलॉन मस्क, कटिंग एज ऑफ एवरीथिंग, वो मार्स प्लान कर रहा है, वो जो है, बट ही ऑल्सो इज बिलीविंग इन व्हाट समवन मे कॉल सूडो साइंस, बट he has a belief that ये रियल हो सकता है. This is Yeah, I think good science worth his any scientist worth their salt would not call anything pseudoscience per se. अब जादू टोना थोड़ी नाम बोल रहे हैं. हाँ, मतलब there's a difference between जादू टोना and saying कि ये थ्योरी है. अब थ्योरी जब मैं कोई चीज बोलता हूँ तो ये कह रहा हूँ कि ये प्रूवन नहीं है. आई एम एडमिटिंग ये थ्योरी नहीं है. एवोल्यूशन की भी थ्योरी है. प्रूफ थोड़ी ना, किसी ने देखा थोड़ी ना कि इंसान पहले कैसे थे. देयर इज नो प्रूफ टू इट. So, but that doesn't mean that theories can be debunked as pseudoscience. और हमारे again भारतीय कल्चर सिविलाइजेशन में विषय विधि का विधान है. So maybe विधि is the game player. है ना? So shout out to all the विधिस. सर लूप क्वांटम ग्रेविटी की बात कर रहे थे. See, loop quantum gravity. So there are 2 theories. One तो मैंने string बता दिया आपको, ठीक है. It's more so Einstein पे आते हैं पहले. Einstein came out with the special and the general theory of relativity. Special theory of relativity deals with objects which are moving fast. For example, वो time warp और वो सब. General theory talks about gravity mostly. मतलब again simplifying exactly this is not what it means, but समझने के लिए इतना ही रखते हैं. जो चीज़ें बहुत तेज चलती हैं, special theory of relativity पे बात करेंगे. जो चीज़ें ग्रेविटी को एक्सप्लेन कर रही हैं, दैट इज तो ग्रेविटी का कर्व और वो सब, दैट इज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. द प्रॉब्लम इज कि आइंस्टाइन का जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड क्वांटम, जो क्वांटम मैकेनिक्स एंड क्वांटम साइंस है, क्वांटम क्या कहती है कि हर चीज़ क्वांटा में होती है. क्वांटा इज समथिंग विच इज काउंटेबल, विच इज लाइक अ नंबर. ओके, सो हर चीज़ नंबर्स में एग्जिस्ट करती है. छोटा करते करते एक नंबर आ जाएगा, उससे छोटा कुछ नहीं होगा. और उसी वो जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो सबसे छोटा पार्टिकल है, और उसी का कलेक्शन इज द होल. ठीक है. सो देयर इज नथिंग कंटिन्यूअस. सो अगेन सिंप्लीफाइंग, बट जैसे 1.00001 नहीं होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, इस तरह से क्वांटा होगा. ठीक है. सो इट्स क्वांटिटीज. क्वांटिटी वहीं से आती है, क्वांटा वहाँ से आता है, क्वांटम वहाँ से आती है. जैसे लाइट में पार्टिकल्स की बात करिए कि लाइट में फोटॉन्स होते हैं, तो फोटॉन 1 2 3 4 5 6 10 बिलियन 10 खरब अरब जो भी होते हैं, बट दिस इज अ फोटॉन विच इज अ क्वांटिटी. ठीक है. सो ये जो क्वांटम थ्योरी है जो इस पे बेस्ड है, और आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है जो ग्रेविटी एक्सप्लेन कर रही है, दैट इज नॉट लिंकिंग. So, and there have been a lot of work. In fact, Einstein himself, his last few years were trying to unify all this. This is unification. Theory of everything. Yeah, and nobody could do that because again, dimensions. The same problem. ठीक है. So now what the problem is that how do you explain gravity? इसलिए loop quantum gravity, right? तो gravity को quantum में कैसे explain करें? अगर ये कर लेंगे, और अभी ये success, this is more like अभी इसमें gaps हैं, तो not perfect, but then some work, good work. So they are trying to say कि we want to explain gravity as a quantum and not as a continuous entity. So what this talks about is that space and time exists in quantums, which means space को आप छोटा करोगे और छोटा करोगे और छोटा करोगे और छोटा करोगे, करते 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 बहुत छोटा कर दोगे, उससे छोटा नहीं कर पाओगे. Which happens in mass, by the way, because आप क्या करते हो, अभी जो बच्चे 6th में पढ़ रहे हैं उनके लिए एटम सबसे छोटा है. जो बच्चे 10th में पढ़ रहे हैं उनके लिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से छोटा कुछ नहीं होता है ना. तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा, -31 टाइप का होता है, तो इतना छोटा होता है, उससे छोटा कुछ नहीं होता. जो शायद जो व्यूअर्स BSc फिजिक्स कर चुके हैं या MSc कर चुके हैं, उनके लिए क्वार्क से छोटा कुछ नहीं होता. तो डिपेंडिंग आपने कितना पढ़ा है, कुछ छोटा है लेकिन उससे छोटा कुछ नहीं है, है ना. तो देयर इज क्वांटम टू मास, उसके नीचे मास नहीं जाएगा.
यानी कि इस स्टेप्स में ही बढ़ेगा और वो स्टेप बहुत छोटा होगा लेकिन स्टेप होगा, एक ऐसे नहीं होगा, छोटी छोटी सीढ़ियां होंगी। क्वांटम लूप थ्योरी व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट, द ग्रेविटी को क्वांटम कैसे करना है, इट सेज दैट वॉल्यूम इज आल्सो क्वांटम। सो जो वॉल्यूम, जिस जगह जैसे ये कप है, इसका जो वॉल्यूम है उसको अगर मैं छोटा करना शुरू करूं और छोटा कप बनाऊं और उससे भी छोटा कप बनाऊं और उससे भी छोटा कप और उस कप को बनाता जाऊं छोटा 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 छोटा, एक पॉइंट के आगे मैं छोटा और नहीं कर पाऊंगा। एंड दैट इज द लास्ट डिविजिबल यूनिट ऑफ स्पेस। ओके, ठीक है, करेक्ट। अब ये कितनी होती है आपको ये पूछना है ना? हाँ, दिस इज डिटर्मिन्ड बाय द प्लैंक्स कांस्टेंट। सो बहुत सारे लोगों ने, व्यूअर्स ने आपके पढ़ा होगा, आपने भी पढ़ा होगा, भूल गए होंगे अधिकतर। प्लैंक्स कांस्टेंट होता था 10 to the power of minus 6.6 into 10 to the power of minus 34। बहुत छोटा नंबर। मैं सोचता रहा इतना छोटा नंबर से किसी को मल्टीप्लाई कर दिया, बचा क्या? हाँ, 10 to the power of minus 34 बहुत छोटा नंबर होता है, हाँ. बट दैट इज वेरी यूजफुल व्हेन यू टॉक अबाउट द लास्ट क्वांटम ऑफ स्पेस। एंड दैट क्वांटम ऑफ लेंथ, and 2 times length would be area, 3 times would be space, right? So the smallest length in the universe which is possible as per this theory is 10 to the power of minus 35 okay. meters। यानी उसके नीचे आप कुछ नहीं जा सकते। 10 to the power of minus 35, यानी smallest unit of area कितना होगा? 10 to the power of minus 70 meter square। smallest unit of volume क्या होगा? 10 to the power of minus 105 meter cube। minus 35 ऐड हो रहा है ना, मल्टीप्लाई। व्यूअर्स को कॉन्टेक्चुअलाइज करना है, बाल के हेयर की जो टिप है उससे भी कहीं गुना। अरे नहीं, वो तो बहुत छोटा है। हाँ। बाल का हेयर तो बहुत बड़ा है, बहुत बहुत बड़ा है, एग्जैक्टली, है ना? बाल होता है आपका माइक्रोमीटर में होता है, 10 to the power minus 6 होता है। हाँ, हम कह रहे हैं 10 to the power minus 35। हाँ, ये लेट मी गिव यू एन एक्सप्लेन ना, आई विल गिव यू एक्सप्लेनेशन, ठीक है? सो हाइड्रोजन एटम बहुत छोटा होता है। कैन यू इमेजिन हाइड्रोजन एटम? यस, बहुत ही छोटा होता है। बाल में तो खरबों हाइड्रोजन एटम एक बाल में फिट हो जाएंगे, ऐसे ऐसे, लंबाई के नहीं, ऐसे ऐसे, ठीक है? यानी कि चौड़ाई में, थिकनेस में। एक हाइड्रोजन एटम जो सबसे छोटा एटम होता है, उसका जो वॉल्यूम है, उसके कंपैरिजन में जो क्वांटम वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं, अब उसको कंपेयर करते हैं। तो ये रहा हाइड्रोजन एटम, बहुत बड़ा कर दिया मैंने उसको, और मान लीजिए ये है क्वांटम वॉल्यूम 10 to the power minus 105। इसको अगर मैं एक्सपैंड करूं और ये हाइड्रोजन एटम हमारी गैलेक्सी के जितना बड़ा होता, गैलेक्सी, अर्थ नहीं, सन नहीं, सोलर सिस्टम नहीं, गैलेक्सी के जितना बड़ा होता, मिल्की वे जितना बड़ा होता, तो ये जो क्वांटम वॉल्यूम है ये एक बैक्टीरिया के जितने बड़ा होता। एक कृष्ण जी की ना कहानी आती है कि उनके मुंह में यशोदा मैया ने ब्रह्मांड देखा। हाँ। उस ब्रह्मांड के अंदर जब जूम इन करते रहे तो दोबारा से उन्हें यशोदा दिखी जो कृष्ण के मुंह में देख रही हैं, और उन्होंने जब अंदर देखा तो ये लूप में जो है इतने क्वांटम लेवल पे जो है रियलिटीज एग्जिस्ट करती थी एट डिफरेंट लेवल्स। वो लेयर बाय लेयर देखती चली गई और चकरा गई कि कितने, जो मैंने आपको बोला था ना, सिमुलेशन, लूप बैक, वो बैटल टैंक शायद आपको खेल रहा है। सो दैट इज अ लूप। सो बैटल टैंक को आप दिख रहे हो कि वो कंट्रोल कर रहा है, बैटल टैंक को दिखेगा। विल गो बैक टू द बैटल टैंक। रिमेंबर ना, बैटल टैंक को मारियो खेल रहा है, मारियो को जीटीए खेल रहा है, जीटीए को आप खेल रहे हो ना। इमेजिन बैटल टैंक आपको खेल रहा है। तो बैटल टैंक को दिखता है कि देयर इज अ पर्सन यू हु इज प्लेइंग दिस एंड जीटीए, एंड जीटीए इज प्लेइंग मारियो। मान लो खुद नहीं दिखता, खुद भी दिख सकता है इस केस में, है ना? उसको, और वो बैटल टैंक खेल रहा है मेरे जैसा ही कोई, उसको तो खुद ही दिख गया। खुद कृष्ण भगवान है तो उन्होंने लास्ट लूप भी क्लोज कर दिया, लूप ही क्लोज कर दिया उन्होंने। बट आम आदमी को शायद लास्ट बट वन लूप ही दिखेगा। तो सबको लग रहा है कि हम किसी को खेल रहे हैं, लेकिन किसी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमको कौन खेल रहा है। यू सी, सो फैसिनेटिंग। सो ये सर जो क्वांटम फिजिक्स की बात होती है, और ये बात होती है कि क्वांटम फिजिक्स के कुछ ऐसे, हमें जब हम क्वांटम फिजिक्स में जाते हैं तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें समझ में आ जाती हैं जो नॉर्मल ट्रेडिशनल फिजिक्स नहीं समझा पाती। वो कैसे क्वांटम लेवल पे ऐसा क्या अलग होता है जो उधर फिजिक्स के प्रिंसिपल्स थोड़े से ट्वीक दिखते हैं? लाइट सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो लाइट है। क्या है? एक्सप्लेनिंग लाइट इज अ वेव एंड अ पार्टिकल, आप यू कैन नॉट डू इट विदाउट क्वांटम फिजिक्स। सो लाइट को हम सोचते रहे वेव है, बट लाइट बिहेव्स एज बोथ। बता दीजिए वो एक्सपेरिमेंट जो हुआ था उसके बारे में। अरे लाइट का तो एक्सपेरिमेंट, लाइट के तो बहुत एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, बट मोटा मोटी समझते हैं कि लाइट इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना? जैसे एक्सरे, माइक्रोवेव जो आपको दिखती नहीं है, लाइट इज जस्ट विजिबल स्पेक्ट्रम।
सो लाइट है, कोई भी वेव होती है वो ऐसे चल रही है, यस ये फ्रीक्वेंसी है, और जितना ऊपर तक जा रहा है ये एम्पलीट्यूड है, तो जितना तेजी से चल रहा है वो फ्रीक्वेंसी है, इसको हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं. सो all EM waves, EM is electromagnetic waves, are similar that way. And from X-ray to microwave to radio wave to light, go beyond ultraviolet and so on. All this आपको सिर्फ ultraviolet से infrared के बीच का लाइट दिखता है, बट ऐसा नहीं है कि बाकी लाइट का EM बाकी waves नहीं होती हैं, सब waves होती हैं. But to explain, and because we see light, we experiment with it. Now to explain light, we realize that light not only works as a wave, it also shows characteristics of a particle. Things like double slit experiment जो होता था, है ना? तो लाइट को अगर आप 2 स्लिट में डालते हो तो वो एक पैटर्न बनाती है. हाँ. अब ये नहीं पूछा क्यों एक ये होता है जो आप बताने वाला हूँ. अगर आप नहीं देखते हो तो वो एक तरह का पैटर्न बनाती है, अगर आप देखते हो तो वो कंफ्यूज हो जाती है. ऑब्जर्वेशन से ऑब्जर्वर के अगर एज इफ इट्स सीइंग एंड इट गेट्स शाय व्हेन यू सी इट बीइंग ऑब्जर्व्ड इन दिस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. अब इसको मैं लाइट की बाकी सारी बातों से और रियलिटी का जो लाइट पे और टाइम के एक्सपीरियंस का जो लाइट पे इम्पैक्ट है उस सब से जोड़ करके सिंप्लीफाई करूं तो इसका मतलब ये है कि मैं अभी नहीं देख रहा कि बाहर पार्क में क्या हो रहा है, तो कुछ अलग वहां पर है, लेकिन मैंने देखा तो बदल गया, कंफ्यूज हो गया पूरा. हाँ. ऐसे होता है ना कि एग्जामिनर होता है, बच्चा लिख रहा है, कॉपी लिख रहा है, एग्जामिनर आके देखने लगता है, वो भूल जाता है. हाँ. क्वेश्चन क्या है ना? आंसर क्या है भूल जाता है, सर से उड़ जाता है उसके. और वो जो अजीब हो गया, जब किसी ने देखा और वो अजीब हो गया, वो मेरी रियलिटी है, क्योंकि मैं तो जब भी देखता हूँ मुझे वो दिख रहा है. Maybe you have created universes now. One explanation could be you have created universes by observing. We just talked about it, right? So light had a choice, which it was not exercising. The moment you saw it, it started making choices, and it created multiple universes. So we don't know how this. ये किसी को नहीं पता कि क्यों होता है ऐसा. ये light को ये stage fright क्यों होता है? We don't know this. But to explain all of this and many other things, for example, light का जो magnetism पे light का जो effect है, light bends in magnetism, which means it is electromagnetic. All these things and so many things about light itself had to be explained using quantum physics. And it's not just light. There are many things. So there are two versions of physics. One is the whole classical physics. The other is the quantum physics. The unification is to bring them together. जो आइंस्टाइन ने अपने आखिरी जिंदगी का जो तीसरा प्रोजेक्ट था, मतलब there is special theory, general theory, and the third one was unification. Theory of everything. Yes, the unification theory of everything, the universal equation, whatever you call it. Universal equation. When Einstein died, one of the prominent newspapers in US published just an empty desk. Not an empty desk, but an empty chair on a desk of Einstein. मान लीजिए डेस्क थी, आइंस्टाइन की डेस्क दिखा दी और उसमें आइंस्टाइन की कुर्सी खाली थी. उस डेस्क पे बहुत सारी किताबें थी, उनमें से एक किताब खुली हुई थी जिसको वो लिख रहे थे, मतलब and you can read it, and it talks about the unification. Einstein spent last 20 years of his life trying to unify things, couldn't do that, and he was trying to merge quantum and God equation शायद उसको God particle बोलते हैं. आप कुछ भी बोल लो, मतलब समझ जाओ, मतलब it's like something which brings everything together. Can I add कि quantum nature, जैसे अभी ये gravity quantum की हम बात कर रहे हैं, can you really explain everything which is say general theory of relativity and all those things which are more traditional physics with quantum physics? Can you bring them together? Can you create an equation which explains one can explain the other? क्या आप string theory और quantum को साथ कर सकते हो? String is not quantum. String तो string है ना? So string theory opposes quantum theories. So can we bring all of these together? That is our biggest challenge, and अभी भी कोई नहीं कर पाया है. और उसके बाद Richard Feynman did a lot of work on quantum. So he's the guy who did a lot of work on quantum. Great scientist. 1970s के आसपास काफ़ी काम किया उन्होंने इस पे. And उसके बाद we've hit sort of a wall. We've not been able to do that. This theory which we were talking about, quantum gravity and all, is only about 15-20 years old. We are now trying to, re-explain a few things. Unfortunately, Einstein's work, if Einstein lived another 10 years, I think physics would have been transformational. काफ़ी कुछ बदल जाता. Einstein थोड़ा, मतलब, it was such a loss because he was working on something amazing and nobody really understood Einstein's work till
it came out. And he was really struggling with the last one. Hmm. You have to read his communication with other scientists like Planck and many others he worked with. And he was aghast. He in fact called quantum science and quantum entanglement as, and I explained to you quantum entanglement, it's very fascinating. He says it's the spooky science of the really small. Einstein said ये तो घोस्ट ही लग रहा है, ये क्वांटम जो है ना ये तो घोस्ट जैसा भूत है. अब आइंस्टाइन किसी चीज को बोले कि ये भूतिया है, तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है. And the thing is called was quantum entanglement. So quantum entanglement is a beautiful concept, and it's not even a concept. It's a proven, experimented invention now. So we have done it. China has done it. US has done it. India is working heavily on quantum theory. We're still sort of number 3 on that. But कैसे होता है quantum entanglement? Let me explain to that. So there is a particle. Imagine any particle. Let's take a photon. ठीक है, photon light में होता है. एक और फोटोन है. ये दोनों अगर इंटेंगल हो गए, और आप कर सकते हो, इंटेंगलमेंट का तरीका है करने का. अगर आपने इंटेंगलमेंट कर दिया एंड वी हैव डन इट, तो ये जो पार्टिकल ये अगर ऊपर था और ये नीचे है, तो ये ऐसे ऐसे मूव करेगा. तो इसको मैंने ऐसे किया, ये अपने आप ऐसे हो जाएगा. इसको ऐसे किया, ये अपने आप ऐसे हो जाएगा. ये अभी तो ये बहुत पास है. ये कैसे बात कर रहे हैं हमें नहीं पता. ये बस इंटेंगल हो गए हैं. इसको ऐसे करेंगे, ये अपने आप ऐसे हो जाएगा. ठीक है. ये चाइना के एक साइंटिस्ट ने नहीं, we've done it. Satellites, China is communicating. It is very encrypted because इसमें आप सेंधमारी नहीं कर सकते, क्योंकि आप ये entangled इसी से है. कोई चांस ही नहीं है कॉस्मोस में कि आप कुछ और कर पाओ, है ना. तो ये this is the best encryption. So first application to military communication, as we always. Sorry, आप समझा रहे थे, मैंने टोक दिया आपको एक्साइटमेंट में. ठीक है. So ये ऐसे होगा. ठीक है. अभी तो हम ये देख रहे हैं कि ये तो इतना पास है. हम कह रहे हैं हम सैटेलाइट से भी कर रहे हैं काम. तो सैटेलाइट में इंटेंगल पार्टिकल्स हैं इनसे जो अर्थ पे हैं. आप इंस्टेंटली कम्युनिकेट कर सकते हो. द ब्यूटी इज दिस. मान लीजिए मैंने एक इंटेंगल पार्टिकल लगा दिया सन पे. सन पे एक ऑब्जर्वेटरी है आज से 20 साल बाद. उस ऑब्जर्वेटरी का कुछ पार्टिकल्स इंटेंगल्ड हैं अर्थ से. तो आपको जो भी मैसेज देना है आप सन से यहाँ दे सकते हो. आप अगर रेडियो वेव से भी दे सकते हो तो फ़ोन कर देते हैं लाइट की स्पीड से. But that's the beauty of it. Quantum entanglement is one of the very, very few things in the universe which break the speed limit of light. Light की speed कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड in vacuum. ठीक है? 3 लाख किलोमीटर की इस स्पीड से तेज कुछ नहीं चल सकता, ऐसा आइंस्टाइन ने कहा था. और उसको भी 8 मिनट लगते हैं अर्थ तक. 8 मिनट लगते हैं. तो अगर मान लीजिए सन पे एक सोलर फ्लेयर आती है और आपको अर्थ को बताना है कि भाई अपनी लाइटें ऑफ कर दो क्योंकि सोलर फ्लेयर अर्थ को जा रही है. अगर आप वहाँ से मैसेज दोगे फ़ोन पे तो सोलर फ्लेयर भी लाइट की स्पीड से जा रही है ऑलमोस्ट. तो आप जब तक आपका मैसेज आएगा तब तक तो सोलर फ्लेयर भी आ जाएगी. लेकिन अगर वो क्वांटम एंटेंगलमेंट है तो आपके मैसेज को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में प्रिसाइसली 0.00 सेकंड लगेंगे. मे बी 10⁻⁻43 वाला लगेगा क्योंकि उससे छोटा कोई टाइम नहीं होता. बट दैट इज़ नियरली 0. लेकिन सन की फ्लेयर को आने में लाइट की स्पीड से 8 मिनट लगेंगे. अभी सन आपने सोचा, अब मान लीजिए हम दूसरे ग्रहों पर रह रहे हैं, दूसरे सोलर सिस्टम्स पे रह रहे हैं. अल्फा सेंचुरी में रहते हैं. अल्फा सेंचुरी और प्रोक्सिमा सेंचुरी ये दोनों स्टार सिस्टम है. 4.3 लाइट ईयर्स लगते हैं. अगर आप वहाँ पहुँचते हो, अपनी मम्मी को आपको बताना है कि मैं पहुँच गया, जैसे आप बताते हो फोन करके मम्मी पहुँच गया. और अगर लाइट की स्पीड से लाइट रेडियो वेव्स विल गो एट द स्पीड ऑफ लाइट. ठीक है. तो आपको 4.3 ईयर्स लगेंगे अपनी मॉम को ये बताने में कि मैं पहुँच गया. फिर आपकी मॉम बोलेंगी बेटा कैसे हो, पराठा खाया, तो उनका मैसेज आपको पहुँचने में 4.5 साल लगेंगे. तो इस तरह से आपकी तो जिंदगी निकल जाएगी 4 मैसेज करने में. लेकिन अगर आपको एक क्वांटम एंटेंगल पार्टिकल में दे दूं और आपकी मम्मी के पास एक रख दूं तो आप इंस्टेंटली कम्युनिकेट कर सकते हो. मच फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट. यू विल ब्रेक द कॉस्मिक स्पीड लिमिट ऑफ लाइट एंड इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन इज पॉसिबल. नाउ दैट इज व्हाट आइंस्टाइन सेड. ये तो भूतिया है क्योंकि ये फिजिक्स के एक लॉ को डिफाई करता है कि नथिंग कैन मूव फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट. करेक्ट. व्हिच मींस दे आर नॉट मूविंग, दे आर entangled. They are actually tied together. There is no movement. There is no particle going between them. There is no EM wave. There is nothing going between them. They are one. वो दोनों एक ही हैं. कहाँ से कनेक्टेड हैं? इस डायमेंशन से तो नहीं हो सकते क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है. इसका मतलब वो किसी और डायमेंशन से साथ कनेक्ट हो गए हैं जो हमें इमेजिन नहीं कर पाते हैं. Every single quantum particle which is entangled may be connected as one in another dimension. So, for example, मान लीजिए ये लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ है.
ये एक हाइट पे एक पार्टिकल है, ये एक चींटी है जो उड़ नहीं पाती, उसके लिए तो ये पार्टिकल इन्फिनिटली दूर है ना, तो वो कैसे जाएगी यहाँ तक, जा ही नहीं पाएगी। लेकिन अगर वो उड़ पाती तो तुरंत पहुँच जाएगी, है ना। सो बाय ओपनिंग वन डायमेंशन एन इन्फिनिट डिस्टेंस हैज़ बीन मेड इनटू इतना सा। अब इमेजिन कर लिया, इसके आगे अब इमेजिन नहीं, आप एक्स्ट्रापोलेट करिए। हाँ आप 3 डायमेंशनल हो, आप उड़ भी सकते हो, आप ऐसे चल सकते हो, ऐसे भी चल सकते हो, ऐसे भी चल सकते हो, ठीक। अब कोई और तरीका है डायमेंशन में चलने का, तो संभव है जिस प्रकार से एक 2 डायमेंशनल चींटी का इन्फिनाइट डिस्टेंस इतना सा बन गया एक डायमेंशन ऐड करके, कैन वी ऑल्सो एक्सपीरियंस द सेम? सो इफ यू गो इन द 4th, 5th, 6th, 9th dimension, 10th dimension, can we instantaneously move from one place to another? And maybe that connection of entanglement happens through that dimension. तभी वो जब आप यहाँ मूव करते हो वो इंस्टेंटेनियसली ये मूव कर जाता है। और जिसने ये सॉल्व कर लिया वो यूनिवर्स में कहीं भी जा सकता है, करेक्ट, कहीं भी जा सकता है विदाउट टेलीपोर्टेशन। इट इज लाइक टेलीपोर्टेशन, लाइक इट इज टेलीपोर्टेशन, इट इज नॉट इवन लाइक टेलीपोर्टेशन, इट इज टेलीपोर्टेशन। हाँ इट इज लाइक जैसे स्टार ट्रेक या स्टार ट्रेक में है ना, हाँ वो खोलता है ना, वार्प ड्राइव खोलता है, वो तारे अजीब अजीब से दिखते हैं उसको, और फिर वो इधर से उधर एकदम इंस्टेंटली पहुंच जाता है। यस। वो एक डायमेंशन पोर्टल खोलता है और वो पोर्टल से निकल जाता है। सो यानी 2 इंटैंगल्ड पैनल्स अगर हैं तो मैं इस पैनल में गया और मैं उधर से निकल गया इंस्टेंटेनियसली, और ये कहीं भी हो सकते हैं पूरे And यूनिवर्स। imagine more, if you can go into the 4th dimension, and because time is also one of the dimensions, you can also move through time, यस, right? So you can go and visit dinosaurs if you are able to do that, potentially, which means time travel is also possible if we go by this logic. एंड देयरफॉर आइंस्टाइन को भी ये घोस्टली लग रहा था। क्या आइंस्टाइन को घोस्टली इसलिए लग रहा था क्योंकि ये लाइट की स्पीड के कॉस्मिक बैरियर को तोड़ रहा है। तो ये सब कुछ जो भी हमारी फिजिक्स की नॉलेज है कहीं ना कहीं सब Yeah. कुछ को चैलेंज कर देता है ये। करेक्ट, इट जस्ट शोज कि एक घर में आपको पता था कि 3 ही कमरे हैं, यहाँ तो 2 फ्लोर नहीं निकल आई। हाँ। अब ये कैसे हो गया? हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस? एंड आई थिंक इट रैटल्ड आइंस्टाइन टू द एक्सटेंट कि ही जस्ट कुड नॉट सॉल्व हिज यूनिफिकेशन थ्योरी। उसके बाद इट कंफ्यूज्ड हिम। इट इज अ प्रॉब्लम व्हिच इवन आइंस्टाइन कुड नॉट सॉल्व। So- नाउ दैट डजंट मीन इट कांट बी सॉल्व्ड। हाँ। आई डोंट वांट टू स्केयर पीपल। somebody will become a physicist and solve बट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट जो चाइना ने भी अभी दैट चाइनीज साइंटिस्ट व्हाट ही इज डन इज कि उसने ये क्वांटम एंटेंगलमेंट एग्जिस्ट करती है ये प्रूव करा है, बट वो क्यों करती है वो भी अभी नहीं, क्यों नहीं, किसी को नहीं पता। हाँ। हम यहाँ तक पहुंच गए हैं कि आप मेरे को 2 पार्टिकल दो, मैं entangle कर दूंगा। ठीक है, आई रन अ होल कोर्स ऑन दिस, हाउ टू अच्छा। एंटेंगल पार्टिकल्स, राइट? कैसे होता है सर? नहीं, वो एंटेंगल करने का तरीका होता है, आप उसको वाइब्रेशंस को कूल डाउन कर देते हो, हाँ। ऑलमोस्ट -273 डिग्री तक ले आते हैं। हम्म। उसके बाद तो जब -273 डिग्री सेल्सियस यानी 0 केल्विन पे कोई चीज़ आती है, तो उसका जो, क्योंकि सारे आइटम्स ना ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, सारे हाँ। पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, मैंने आपको बताया था लूप थ्योरी में भी, है ना? यस। सो सब वाइब्रेट कर रहे हैं। अब जब जितना टेम्परेचर आप कम कर देंगे उनका वाइब्रेशन कम हो जाएगा। एट -273 डिग्री ये स्थिर हो जाते हैं। इस पॉइंट पे ये वल्नरेबल होते हैं इंटेंगलमेंट के लिए। तो कैसे एग्जैक्टली करते हैं, इट्स अ लॉन्ग थिंग, बट क्वांटम कंप्यूटर ऐसे ही बनते हैं। हाँ। आप इनको 0 कर देते हो, नियर 0, और फिर क्वांटम कंप्यूटर्स में आप इनको इंटेंगल करना शुरू करते हो दूसरे ऐसे पार्टिकल से, क्योंकि इनके लिए सब कुछ रुक चुका है। उसके बाद ये वल्नरेबल है, दे बिकम, जैसे विष्णु भगवान ईथर में थे हाँ। वैसे बन जाते हैं। उस समय आप इनको इंटेंगल कर सकते हो, ये इनएक्टिव हो चुके हैं। और उनको जब इंटेंगल कर दोगे और जो वापस उनको टेम्परेचर आएगा और वो फिर से वाइब्रेट करेंगे, तब ये फंस गए एक दूसरे से, वाओ, राइट? एंड यू कैन, दैट्स हाउ क्वांटम कंप्यूटर्स विल बी क्रिएटेड। मैंने काफी सिंप्लीफाई किया है आपको, क्योंकि अब पूरी बात यस, इट्स हाई एंड फिजिक्स, बट ये I hope- -273 एक मैजिकल टेम्परेचर लगता है मुझे, हाँ, क्योंकि इसका एक ही एक्सेप्शन समझ में आता है विच इज हीलियम, जो उस टेम्परेचर पे भी लिक्विड रहता है। नहीं, दैट्स डिफरेंट। अच्छा। बात इसकी नहीं है कि वो लिक्विड रहता है, सॉलिड हो जाता है। हाँ। हीलियम में लेटेंट एनर्जी होती है, इसलिए ऐसा होता है। -273 डिग्री -274 क्यों नहीं होता? सवाल ही होना चाहिए, हाँ। है ना? व्हाई इज इट -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाटएवर, इट्स अ लॉन्ग नंबर। यस। इट इज बिकॉज एटम है, कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, वाइब्रेट कर रहा है। आपने इसको ठंडा करना शुरू किया, कम वाइब्रेट किया, कम वाइब्रेट किया, कम किया, कम किया, कम करते करते रुक गया। इसके नीचे अब वो और हीट देने के लिए केपेबल ही नहीं है। उसके अंदर कुछ एनर्जी ही नहीं बची कि देने के लिए, वो मर गया, मतलब वो सो गया, हाँ। वो मतलब अनकॉन्शियस हो गया, अब कोमा में चला गया। अब इसके पास देने को कुछ नहीं है, तो अब ये इससे टेम्परेचर आप निकालोगे कैसे? अब कुछ है ही नहीं इसके अंदर एनर्जी,
हाँ इसकी एटॉमिक एनर्जी जो वाइब्रेशनल एनर्जी थी इसके अंदर वो खत्म हो चुकी है. इसके नीचे अब ये कुछ देने के केबल नहीं है, इसलिए आप और टेम्परेचर गिरा नहीं सकते. राइट, सो दैट्स व्हाई इट इज अ सॉर्ट ऑफ अ कॉस्मिक टेम्परेचर बैरियर. आप ऊपर तो जा सकते हो 5,000, 10,000, 50,000, 1 बिलियन, 10 बिलियन, नीचे सिर्फ यहीं पे अटक जाओगे. सो ऊपर तो बहुत ऊपर जा सकते हो आप, क्योंकि वो तो वाइब्रेट करने में तो तेज वाइब्रेट करेगा और Yes. तेज वाइब्रेट करेगा और तेज करेगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, वो वाइब्रेट करेंगे क्योंकि एवरीथिंग इज वाइब्रेटिंग. हाँ बट वाइब्रेशन जीरो होने के बाद उसके पास देने के लिए कुछ नहीं बचता. किसी चीज को ठंडा करने का मतलब क्या होता है? उससे गर्मी निकाल लेना. हाँ ऐसे समझो आप, ठीक है. हाँ तो अगर गर्मी निकाल दी मैंने तो ठंडा हो जाएगा. लेकिन मैंने कहा एटम ठंडा के पास देने के लिए गर्मी तो होनी चाहिए. हाँ. और वो तभी होगी जब वो वाइब्रेट कर रहा है. वाइब्रेशन से ही वो अपनी गर्मी दे रहा है, एनर्जी दे रहा है. देते 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 खत्म हो गया. अब यू कांट बीट दिस डेड हॉर्स एनी फर्दर. देयर विल बी नथिंग व्हिच विल गो डाउन. हीलियम इज द इजीएस्ट and perhaps the better thing to sort of. सॉरी हीलियम पे भी जाते हाँ, हैं, helium बट पे जाते इस टेम्परेचर पे जब एटम आ जाता है तो वो आपने बताया वो वनरेबल हो जाता है. उस समय उसको एंटैंगल करके वापस से एनर्जी बढ़ा दो. हाँ. और ये दो एटम्स को दुनिया में यूनिवर्स में कहीं भी प्लेस कर दो, ये अब एंटैंगल हो गए. राइट, सो इस टेम्परेचर पे आकर के आप क्या कर सकते हैं ना कि वल्नरेबल जब मैं कह रहा था इसका मतलब ये अब ये मैनिपुलेबल है. इसको आप हाँ. मैनिपुलेट कर सकते हो. इसको हल्का सा लेजर मारूंगा तो ये फ्लिप हो जाएगा. हाँ इसमें एनर्जी आ जाएगी. इसका वाइब्रेशन अब मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, है ना. हाँ तो इसलिए मैं इसको स्लो डाउन करना है मुझे. तो अब उसके बाद वहीं से एंटैंगलमेंट चालू होता है. सो यू आर एबल टू क्रिएट दिस एंटैंगल्ड कॉस्मोस एंड वी विल डू इट. आई मीन वी आर ऑन द वर्ज ऑफ इन 5 years you'll have quantum computers, proper quantum computers, and they'll be fascinating. 15 साल में ऐसे कंप्यूटर आ जाएंगे. 5 साल में तो कमर्शियली मतलब इंडस्ट्री को मिलेगा. आपको जरूरत नहीं पड़ेगी क्वांटम कंप्यूटर्स की. आप वही करोगे जैसे आप सर्वर एक्सेस करते हो. मतलब फेसबुक का सर्वर थोड़ी ना आपके घर में है, हाँ वो तो कहीं और है. आप एक्सेस कर रहे हो उसको, आपको टोकन नहीं दे रहा है वो. तो वैसे आपके क्वांटम कंप्यूटर्स लग जाएंगे दुनिया में एंड दे विल सॉल्व प्रॉब्लम्स विच मॉडर्न कंप्यूटर्स कैन नॉट. सो ये लूप थ्योरी वगैरह है, दे नीड लॉट ऑफ क्वांटम कंप्यूटेशनल पावर. बिकॉज एक लूप को समझना है मेरे को. एक प्रोटॉन में जो लूप बना है मेरे को इसको डिकोड करना है. और कितने करोड़ों लाखों अरबों जीरो लगाते ही जाओ, इतने प्रोटॉन्स हैं एक छोटे से ब्लॉक में. और उसको मेरे को समझना है. उसको समझने के लिए एट दैट लेवल आई नीड एक्सेप्शनल कंप्यूटेशनल पावर. उन लूप्स को समझने के लिए या उन स्ट्रिंग्स को समझने के लिए स्ट्रिंग थ्योरी में. सो इट्स फैसिनेटिंग कि 15 साल में व्हेन वी गेट वेरी गुड क्वांटम कंप्यूटर्स एक्यूरेट, क्योंकि एक्यूरेसी इज अ प्रॉब्लम. -273 डिग्री पे चाहिए आपको. यस. अब -273 को मेंटेन कैसे करोगे? ये तो मतलब टेम्परेचर तो इम्पॉसिबल टू मेंटेन है. इसमें तो फूंक भी मार दिया आपने तो टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा. तो यू कांट हैव एनीथिंग. अर्थ की अपनी वाइब्रेशंस विल क्रिएट ट्रबल फॉर दिस. सो सन से जो हमें लगातार जो न्यूट्रिनोज आ रहे हैं दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. सो एट दिस टेम्परेचर how do you maintain it is becoming a challenge. There's a lot of work which is happening which is saying how do we create room temperature quantum computers. कुछ लोगों ने पेपर लिखे हैं. आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड राइट नाउ, बट अगेन करें तो बहुत अच्छी बात है. आई विल बी हैप्पी टू सी अ रूम टेम्परेचर क्वांटम कंप्यूटर. बट इवन इन एब्सेंस ऑफ दैट, कंपनीज लाइक IBM हैव क्रिएटेड sort of a test version of quantum computers, and 15 साल में this will be commercial, and then imagine how much we'll understand. Then that's when unification can happen. तब मैं घर पे बैठ करके जो है ये सब सॉल्व कर सकता हूँ शायद. हाँ, आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हो. अब AI will go next level ना. तो अब ये वाले सेक्शन के मैं कंक्लूजन पे आ रहा हूँ. सर, इतना सब कुछ जानने के बाद, समझने के बाद, रियलिटी क्या है? ह्यूमन बींग्स का जो प्राइमल नीड हमेशा से रहा है वो ये समझना है कि हम क्यों हैं, हमारा पर्पस. एक सिंपल क्वेश्चन कि व्हाई डू आई एग्जिस्ट. सिर्फ इसका जवाब ढूंढने में मैंने रिलीजन लिख दिया, मैंने फिलॉसफी लिख दिया, मैंने साइंस में इतना सब एक्सप्लोरेशन, और ये सिंपल क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पा रहा है शायद पूरी तरीके से. जब साइंस और वेदों को मिला दो तो भी एक ब्लीक सी पिक्चर शायद समझ में आती है, और शायद आंसर है कुछ भी नहीं. ये आपका अपना टेक अवे क्या है कि ये पूरे कॉस्मिक लेवल पे क्या हो रहा है और इसमें हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं? क्यों मैं और आपसे मैं स्पेसिफिकली ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपकी वैदिक टेक्स्ट पे भी बहुत अच्छी ग्रिप है, आपकी साइंस के ऊपर बहुत अच्छी ग्रिप है, आपकी जो दुनिया में हो रहा है जनरल अवेयरनेस पे बहुत अच्छी ग्रिप है, पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स. इतना सब कुछ जानने के बाद आपका क्या टेक अवे है रियलिटी पे? See, understand one thing, it's जीवित होना, अलाइव होना
अपने आप में सबसे बड़ा जादू है, सबसे बड़ा कॉस्मिक मार्वल है। आपके अंदर इस समय करीब 30 ट्रिलियन यानी कि 30 लिखिए 12 जीरो इतनी सेल्स हैं। हर सेल के अंदर न्यूक्लियस है और 10,000 चीजें और हैं राइट। हर सेल के अंदर। ठीक, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। सेल कितनी छोटी होगी आपके अंदर? 30 फॉलोड बाय 12 zeros, इतनी सेल्स हैं। तो आपके अंदर एक सेल कितनी छोटी है आप माइक्रोस्कोप में देखते हो। उस सेल के अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस है जिसके अंदर एक छोटे से एरिया में डीएनए है ना, कहीं डीएनए भरा है। ये डीएनए ऐसे दिखाते हैं, ऐंठा हुआ दिखाते हैं बिकॉज वो रोल्ड इन है। इसको अगर आप सीधा कर दो और इसको खींच दो ऐसे करके तो इसकी लेंथ होती है लगभग 1.5 से 2 मीटर। 1.5 से 2 मीटर यानी आपकी हाइट के बराबर आपकी हर एक सेल के अंदर डीएनए है। इस डीएनए को आप इमेजिन कर सकते हो एक कुक बुक जैसे होती है ना खाना बनाने की रेसिपी बुक। और इस रेसिपी बुक को लिखने के लिए डीएनए इस्तेमाल करता है 4 अक्षरों का, ACGT, है ना, और ये किसी कॉम्बिनेशन में वर्ड्स बनाते हैं। आपके डीएनए सारे मिला करके इतने वर्ड्स बनाते हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि अगर उस वर्ड्स की एक किताब लिखी जाती, कंटेम्प्रेरी जैसे बुक्स आप देख रहे हैं ना, इस बुक की लेंथ कितनी होगी? ये होगी करीब 5 सेंटीमीटर, 12 इंच नहीं ऐसे थिकनेस, हाँ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर होगी। अगर आपकी कुक बुक डीएनए की उसको मैं इकट्ठा करके उसके सारे वर्ड्स लिख दूं इसमें, तो जो किताब बनेगी वो करीब 3.25 किलोमीटर चौड़ी बनेगी। 3.25 किलोमीटर चौड़ी। आप सेंटीमीटर पर हैं, हाँ थिकनेस, करेक्ट, हाँ। आप सेंटीमीटर पर हैं यानी कि आप 0.05 मीटर्स पर हैं और मैं आपको बोल रहा हूँ 3250 मीटर की बनेगी। तो आप समझ सकते हैं इसे 1 लाख गुनी लगभग किताब आपके अंदर है समाई हुई, जो सिर्फ ये बताती है कि आपको कौन से प्रोटीन बनाने हैं, किस सेल को कौन सा प्रोटीन बनाना है, कितना बनाना है, कैसे इन्फेक्शन फाइट करना है, आपकी आंखों का रंग क्या होगा, आपके बाल किस रंग के होंगे, कब झड़ेंगे, सब कुछ बताएगी। ठीक है, और ना सिर्फ आपका डेटा है, आपके एंसेस्टर्स का डेटा है, राइट अप टू द फर्स्ट एंसेस्टर का डेटा आपके अंदर स्टोर्ड है। यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ सो मेनी पीपल बिफोर यू हु हैव वर्कड सो हार्ड फॉर यू टू बी हियर, टू बी अलाइव, सो दैट यू आर अलाइव। है ना, और आपके डीएनए जो 1.5 मीटर 2 मीटर का है, अगर मैं एंड टू एंड लगा दूं 30 ट्रिलियन सेल्स का, तो वो इतना लंबा होगा कि आप अर्थ से शुरू करेंगे और सूरज तक जाएंगे और वापस आ जाएंगे 240 बार। ओह ठीक है, इतना ये सब मेरे अंदर है, ये सिर्फ आपके अंदर है और महज 60 ग्राम का है सारा डीएनए। 60 ग्राम्स में आपकी बॉडी इतना डेटा रखती है, इतने लंबे एक वायर में जो सूरज के 240 चक्कर लगा करके वापस आ सकता है, और सिर्फ 4 अक्षरों में आपकी सारी लाइफ हिस्ट्री लिख दी उसने और आपके सारे एंसेस्टर्स की लिख दी। नेचर इज सो इंटेलिजेंट, इट हैज क्रिएटेड यू एज अ बीइंग with a lot of struggle, you know, you are very special, and so is everyone who's alive. You are very special. So your purpose is to do the best by this marvel magic of nature of keeping you alive. You cannot cave into depression. You cannot say कि you know I'm a loser. You cannot say that you know मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। आपके साथ इतना सारा डेटा है, 3.25 किलोमीटर चौड़ी किताब है आपको बनाने में इतनी मेहनत लगती है। तो ये कहना कि वी आर अलोन, वी आर डिप्रेस्ड, वी आर यू नो पर्पस नहीं है मेरा कुछ निकल के नहीं हो रहा है, इट्स नॉट ट्रू। एंड योर पर्पस इज टू, इफ यू आस्क फॉर अ पर्पस, आई कैन नॉट टेल योर पर्पस बट आई कैन टेल यू अ जनरल फ्रेमवर्क, है ना। सबका पर्पस यूनिक है, बिकॉज यू आर यूनिक, योर डीएनए इज डिफरेंट फ्रॉम माइन। अगर मैं आपकी एक सेल को रख दूं इस टेबल पर और दुनिया में 7-8 बिलियन लोग हैं, उन सब की, और जो 93 बिलियन अब तक पैदा हुए हैं और मर चुके हैं, उन सब की डीएनए रख दूं, तो आपका एक सेल नोज कि कौन सी सेल मेरी है, और ये भी पता है कि कौन मेरी ग्रैंडमदर थी, कौन मेरी 8th ग्रेट मदर थी, उसको सब पता है। यू आर सच एन इंटेलिजेंट बीइंग एट अ सेलुलर लेवल। सो व्हाट कुड बी योर पर्पस? योर पर्पस हैज टू बी यूनिक एंड योर्स। बट
as a general framework, it's a beautiful world. I want to tell this, and now coming a little away from science, the new world is beautiful. The world which we are building, you are very lucky to live in this time. दुनिया के मानवता के इतिहास में सबसे कम कॉन्फ्लिक्ट्स, आपको लगता है रशिया यूक्रेन हो रहा है, इजराइल हमास हो रहा है, अभी वो हिजबुल्ला से भी लड़ रहा है, दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट है, वो आपको सुनाई दे रहा है इसलिए, पहले सुनाई नहीं देता था, कॉन्फ्लिक्ट तो पहले भी होती थी. इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी वी हैव लेस वॉर्स देन एवर. इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी वी हैव नाउ, पिछले 20-30 साल में हम पोल्यूशन की बात कर रहे थे फॉर इंस्टेंस, हम इतने अवेयर हैं कि हमें अर्थ को प्रिजर्व करना है. वी हैव रिड्यूस्ड एमिशन. इंडिया इटसेल्फ हैज़ रिड्यूस्ड इट्स एमिशन इंटेंसिटी, यानी कि ग्रोथ के लिए जो एमिशन करनी पड़ती है इकोनॉमिक, वो 40% गिर चुकी है, आधी हो गई ऑलमोस्ट पिछले कुछ सालों में. इंडिया एंड मेनी अदर कंट्रीज, बट इंडिया इज वन ऑफ देम, जिसने फॉरेस्ट को ऐड किया है. द ग्लोबल वार्मिंग हैज स्टेबलाइज्ड, द ग्लोबल पोल्यूशन CO2 लेवल्स हैव स्टेबलाइज्ड, वी बिकम मोर कॉन्शियस सिटीजन्स, वी लिव लॉन्गर. वेरी फ्यू डिजीज. अब कोरोना से लोग डरे हुए हैं, बट ऑनेस्टली कोरोना तो कुछ भी नहीं था कंपेयर टू स्मॉल पॉक्स एंड ब्लैक प्लेग. When black plague happened in Europe, countries lost 1/4, 1/3 of their population. है ना, उसके कंपैरिजन में कोरोना कुछ नहीं था, बट आपको सुनता है ज़्यादा, आप यू आर वेल कनेक्टेड, राइट, विच इज़ गुड. बट एनी यंगस्टर टुडे हु बिलीव्स दैट द वर्ल्ड इज अ डिप्रेसिंग प्लेस और इट्स अ पुअर प्लेस. 38% पावर्टी थी 1990 में, आज 11% है दुनिया में. इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्रीज जिसने पावर्टी सॉल्व करी है. चाइना इज़ अनदर कंट्री, कुछ जगह बची है वहाँ भी हटा देंगे, बट 1/3 से कम कर दिया हमने, ऑलमोस्ट 1/4 कर दिया 30 साल में. So we have created wonderful models. Now it's not perfect, but if you are a youngster who's grappling with purpose, know one thing: it has to be unique. You are special. Don't compare yourself with others because आपका DNA अलग है और उसका अलग है, और आपकी अपनी खूबियाँ हैं, उसकी अपनी खूबियाँ हैं. और अगर आपके अंदर वो खूबी नहीं होती तो आप जीवित नहीं होते, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन होता है. सिर्फ वही जीवित है जिसके अंदर कुछ खूबी है. प्रॉब्लम क्या है, आपको यही नहीं पता आपके DNA के अंदर खूबी क्या है. तो इनवर्ट सर्च तो करो, मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, कहाँ मुझे खुशी मिलती है, वो करना शुरू करिए. डिप्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है. नोबडी इज़ बिहाइंड द वर्ल्ड. दिस होल विक्टिम मूड जो कॉलेजेस में पढ़ाई जा रही है और पॉपुलर मीडिया और सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है कि ना आप सब विक्टिम हैं, दुनिया ने ऐसा किया. मतलब 35 साल के 30 साल के लोग आकर के काउंसलर्स के पास जा रहे हैं कि मेरे को बचपन में मेरे को मम्मी के साथ एक झगड़ा हुआ था, उसका ट्रॉमा है मुझे. They have to get rid of this. The world is slightly ruthless, but you have also been ruthless. तो ये ढूंढना कि मतलब अगर मेरी जेब भी किसी ने काट ली तो जेब कतरे की गलती है, मेरी भी गलती है. Own your mistakes. Stop being weak. And अगर mental illness is true, this is also true. बट मेंटल अगर कोई इलनेस है तो उससे इलाज कराइए जो सर्टिफाइड और रिस्पॉन्सिबल है. नहीं तो हर आदमी आजकल काउंसलर बना बैठा है ना, बस लिख लेते हैं काउंसलर बन गए. एंड कई बार मेरे साथ जो बच्चे काम करते हैं या मिलते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि दे आर बीइंग मिसगाइडेड. टू से कि यू आर अ विक्टिम इज नॉट द राइट वे. यू नॉट अ विक्टिम. टू से दैट यू आर अ विक्टिम ऑफ योर ओन एम्बिशन. अरे ये क्या होता है, मतलब क्या करूँ, अपना लक्ष्य छोटा कर दो, है ना. अब क्या करूं मैं, परिवार से किसका झगड़ा नहीं हुआ यार, बताओ. किसको मम्मी ने पीटा नहीं, पापा ने मारा नहीं. सबकी कुछ ना कभी हुआ है, सब पिटे हैं. और उसी में ठीक है यार, लाइफ इज ऐसे, गलत भी पिटे होंगे. सबके बड़े भाई ने गलत मारा होगा कभी ना कभी किसी को, नहीं तो स्कूल में पिट गए होंगे. तो देयर आर ट्रॉमास व्हिच आर रियल, बट देयर आर ट्रॉमास व्हिच इट सीम्स टू बी एन एक्सक्यूज टू नॉट ट्राई हार्ड इनफ. Don't be that. So if you are a real trauma, please discuss with a real certified responsible person. ना कि किसी से भी बात कर लिया आपने, जूम कॉल का आपने 2000 रुपये घंटा दे रहे हो आप. It's going to destroy you. So people have to become stronger and understand that this is the purpose. You have a purpose. Your first purpose is to keep yourself healthy, emotionally stable, and you have to find your skills, what is good for you. You have to stop comparing from others because उनकी reality अलग है, आपकी reality अलग है. And find what keeps you happy. Marketing ने चारों ओर हमें ये सिखा दिया कि what is marketing? A lot of time, I'm in MBA, so I don't know whether this is the right way. I'm in Ahmedabad से MBA करने के बाद should I say this? But a lot of marketing is about making you buy things which you don't need and you can't afford. Yes. You don't even need them. You feel you need them. अभी एक नया फोन लॉन्च हुआ, सबको पता है कौन सा. एक चल रहा है, वो कह रहा है मैं 21 घंटे लाइन में खड़ा था ताकि मैं पहला फोन निकाल लूं.
21 घंटे काम छोड़ करके 2 दिन से मॉल के बाहर बैठा हुआ है हाँ एंड एक नहीं 10 हैं ऐसे 10 ही हैं सो दिस इज जस्ट आई एम कंपेयरिंग विद समबडी एल्स यस यू हैव टू गेट रिड ऑफ इट हाँ मे बी उसकी रियलिटी होगी आई डोंट इवन वांट टू क्वेश्चन इट हाँ बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी करना है हाँ आपकी जरूरत नहीं है मे बी आपको लेना ही नहीं है हाँ है ना सो वन हैज टू बी या मे बी आपके पास उसका पिछला वर्जन है जो आपका same पिछला है। वर्जन है वही कैसा ही है हाँ। या आपके पास कोई और फोन है जरूरत क्या है पहले तो हाँ। सोचो क्या मुझे इसकी जरूरत है हाँ पहले ये सोचो और दूसरा ये सोचो हर जरूरत पूरी नहीं होती ये बात सीख लेनी चाहिए हर चाहत पूरी नहीं होती नहीं और होनी भी नहीं चाहिए होने भी नहीं चाहिए क्योंकि इसके कोई सीमा ही नहीं है हाँ आज मैं गाड़ी लूंगा कल उससे बड़ी लूंगा फिर BMW लूंगा फिर मर्सिडीज लूंगा फिर मेरे को वो कौन सी होती है वो और बड़ी वाली बेंटली लूंगा हाँ और फिर हेलीकॉप्टर चाहिए फिर प्राइवेट जेट चाहिए फिर जंबो जेट चाहिए फिर स्पेसशिप चाहिए और उसके बाद डिप्रेशन हो जाएगा अब लाइफ में करें अब क्या करें अब इसको मेंटेन कैसे करें कोई चुरा ना ले हाँ। है ना इसमें इसका वो कौन देगा सर्विसिंग कौन देगा हाँ सो लाइफ लोगों की निकल जाती है इसी में क्योंकि हम दूसरों से कंपेयर करते हैं सो डोंट गिव इनटू दिस आइडियोलॉजी डोंट लेट एनीवन टेल यू कि you should buy this and it'll be better your life will be better figure out if you need it वो तो बेच रहा है सामान उसको तो प्रॉफिट बनाना है वो अपना धर्म निभा रहा है क्या आप अपना धर्म निभा रहे हैं हाँ क्या आपने सोचा दूसरी बात डोंट लेट एनीवन टेल यू दैट यू नो यू आर अ विक्टिम don't even if something wrong has happened to you you have to handle it you can spend time your time the only thing currency you have in your life is time यस and time will run out 86,400 सेकंड है एक दिन में कुछ साल हैं जितने साल आप जियोगे आप कर लो काम है ना जीवन बहुत लंबा लगता है बट अगर आप ऐसे सोचो तो एक साल में 52 हफ्ते हैं और 80 साल भी अगर आप जियोगे तो 4000 हफ्ते हैं 8 यू ओनली हैव 4000 संडेज हाँ ठीक है संडे टू संडे 8,000 तो यू डू समथिंग 4,000 हफ्तों का कुछ करिए आप सो आई थिंक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड असफलता से हम लोग डरते हैं तो ये इसमें चक्कर में क्या होता है ना असफलता होती है तो हम दूसरों को सोचते हैं कि इसकी गलती उसकी गलती क्योंकि हम डरते हैं उसको ओन करने से हाँ और मुझे लगता है कि अब स्पेशली विद इंस्टाग्राम्स एंड यू नो आई नो वी आर ऑल्सो देयर बट सोशल मीडिया की वजह से दो चीज़ें हुई हैं एक तो फॉल्स रियलिटी में हम जी रहे हैं हर आदमी जो है फॉरेन ट्रिप करता है नीचे थ्रो बैक लिख देता है हैशटैग तो वो हर वक्त फॉरेन ट्रिप ही लगता है लगता है ये आदमी काम ही नहीं करता है तो छुट्टी मनाता रहता है फिर आपको नेटफ्लिक्स पे और दुनिया भर की जगहों पे ऐसे सीरियल दिखाते हैं लगता है इन लोगों के पास तो काम ही नहीं है ये लोग तो जिंदगी भर पार्टी करते रहते हैं है ना लाइफ इज हार्शर देन दिस आपकी लाइफ तो बड़ी हार्श लगती है मैं तो मतलब 10-10 घंटे रोज काम करता हूँ ये लोग कैसे हैं एंड देन यू हैव अ कल्चर विच कम्स ऑन ट्विटर विच इज वी हैव प्रमोटेड अ थिंग वेयर यू हैव टू बी इम्पल्सिव अच्छा हम शास्त्र हमारे क्या कहते हैं ज्ञान हमारा क्या कहता है सोच के बोलो ट्विटर क्या कहते हैं स्थिर सोचो रुको सांस लो फिर बोलो सोच समझ के बोलो ये तो हमें दिस इज बेसिक नॉलेज राइट ट्विटर क्या कहता है ट्रेंड चल रहा है तुरंत जवाब दो रिएक्ट ट्रेंड है ट्रेंडिंग है अभी जवाब नहीं दिया तो कभी जवाब नहीं दिया सो वी हैव बिकम अ सोसाइटी विच इज अ विक्टिम ह्यूमंस हैव बिकम विक्टिम्स ऑफ ट्रेंड्स अब जो चीज़ आप ट्विटर पे करते हो और जिस पे आप रोज़ 2 घंटे स्पेंड करते हो ट्विटर या कोई भी सोशल मीडिया पे वो ऐसा नहीं है कि आपके रियल लाइफ पे इम्पैक्ट नहीं करेगा आप रियल लाइफ में भी इम्पल्सिव बन गए बिना सोचे समझे व्हाट्सएप ग्रुप पे झगड़े करते हैं लोग RWA ग्रुप देख लो किस बात पे झगड़े कर रहे हैं वो पॉलिटिक्स में मोदी वर्सेस राहुल गांधी पे झगड़ा कर रहे हैं एक RWA ग्रुप पे जहाँ पे सोसाइटी का गेट कब खुलेगा ये डिस्कस होना चाहिए है ना अब तो झगड़ा करने की आदत है हमारी क्योंकि हम बन गए हैं इम्पल्सिव रिप्लाई देने वाले लोग So we have to get rid of this, rediscover. One of the worst things which has happened is that हर आदमी के हाथ में स्मार्टफोन और सस्ता डेटा आ गया जिसकी वजह से लोग इम्पल्सिव बन रहे हैं और ये यंग लोगों के लिए बहुत गड़बड़ है और फॉल्स कंपैरिजंस हैं क्योंकि रियल तो ना मैं बोल रहा हूँ इंस्टाग्राम पे नहीं फिल्टर लग गया हर आदमी खूबसूरत दिखता है थ्रोबैक पिक्चर डाल दो हर आदमी विदेशी टूर पे दिखता है हर आदमी मैराथन दौड़ रहा है तो दुनिया भर की चीज़ें अच्छा ही करते हो कोई ये नहीं बोल रहा यार आज सुबह से मेरे को ना छींक आ रही है आज मेरे को दुख हो रहा है आज मेरा अलार्म पे मैं सो गया मेरा फ्लाइट छूट गया कोई नहीं बोलता कुछ गलत तो किसी की लाइफ में होता ही नहीं है आज मैं फायर हो गया है ना तो कोई नहीं बोलता आज मेरे बॉस ने मेरे को डांटा है ना आज मेरा बीवी से झगड़ा हुआ कोई नहीं बोलेगा तो ऐसा लगता है कि सबकी लाइफ तो अच्छी चल रही है मैं ही हूँ मिजरेबल आदमी तो मैं भी झूठ बोलता हूँ है ना तो मैं भी डालता हूँ मुझे देख के आप भी झूठ बोलोगे आपको देख के वो उनसे बड़ा झूठ बोलेंगे तो वी आर ब्लोटिंग लाइज लाइफ इज हार्श बट दैट डजंट मीन लाइफ is unfair. Yeah, life is full of miseries. Life is beautiful. Enjoy every moment of it.
अच्छा रहिए, अच्छा सोइए और अच्छे विचार लाइए। और अगर आप कुछ कर सकते हैं वाकई, तो एक एक्सपेरिमेंट मैं सबको बताता हूँ और आपको भी बताता हूँ। हम सब बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, है ना। आप डायरी लिए बैठे हैं, आप डायरी में इस्तेमाल करिए, डायरी में लिखिए 9 से 10 तक मैंने क्या किया, 10 से 11 क्या किया, 11 से 12, घंटे घंटे का पूर्ण इस्तेमाल करें और लिखें। डायरी अगर आते कि कोई और पढ़ लेगा तो शर्म आती है ना कि टाइम वेस्ट किया, ये लिखा है तो आदमी सोशल हाँ। अप्रूवल। सो आप ईमेल कर दीजिए अपने आप को, अपने साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, अपने आप को अपने आप से बात करिए, अपने आप से बात करना सीखिए, क्योंकि आप ही सबसे बड़े हितैषी हैं, बाकी सब तो कमर्शियल हो सकते हैं, आप तो नहीं है ना। यू आर योर बेस्ट वेल विशर, कीप योर सेल्फ सेन, वाइज, हेल्दी, आपका वेल विशर है वो, ठीक है। लोग गाड़ी पहुंचते रहते हैं, सर्विस कराते रहते हैं, अपने मानसिक हेल्थ पे कुछ नहीं करते, ठीक है। तो ये सब करिए, पर्पस अपने आप मिल जाएगा। हाँ। तो वही गीता वाली बात है, आप ना पर्पस रखो। आप पर्पस में आपका नहीं बता सकता आपको, बट पर्पस हमेशा बड़ा रखिए, इतना बोल सकता हूँ। ओके, थैंक यू सृजन सर। मेरे Okay. को इतने सारे और चीज़ों के बारे में बात करनी है। मैं ऑडियंस को बोलना चाहूँगा, और आपका कैमरा पे भी मैं एसेंट ले लूँ, कि ये मुझे लगता है कि आज का जो एपिसोड या पॉडकास्ट है, ये मोर लाइक 101 ऑफ सो मेनी थिंग्स है। इसमें हर एक टॉपिक, हर एक 5 मिनट का जो हमने सेगमेंट करा है, उसके अंदर एक पॉडकास्ट हो सकता है। तो सब्सिक्वेंटली अगर ये कमेंट करके बता देना, बट अगर ये पॉडकास्ट में कोई भी टॉपिक को उठा करके उसके ऊपर एक पूरा पॉडकास्ट करना है, तो उसके लिए मैं आपको दोबारा कांटेक्ट करूंगा। Happy to do that. Great. So ask the right questions, and no question is bad, by the way. So अगर आपको कोई लगता है कि कोई क्वेश्चन, आप कभी इस बात से झिझकना नहीं चाहिए कि कोई सवाल बेवकूफ़ी का हो सकता है, आंसर बेवकूफ़ी का हो सकता है। हमारी सबसे बड़ी समस्या कभी कभी यही हो जाती है, ईगो लेट्स अस स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस, एंड दैट इज द एंड ऑफ लर्निंग। सो डोंट एंड योर लर्निंग, है ना। सो आस्क द क्वेश्चंस एंड फील फ्री टू डू दैट। और मैंने बहुत कुछ सीखा सर आज, एंड आई थिंक मेरा खुद का एक नॉलेज एनहांसमेंट हुआ है आज। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। Thank you. थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम। वेरी हैप्पी टू डू दैट। चलो, ग्रेट, थैंक यू, Great. धन्यवाद।